थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप में से कल कौन नहीं आता? तुम कहाँ इधर? अच्छा, आप कहाँ से हो? आप नहीं आए थे कल? ठीक। पहली बात, जो कल नहीं आए थे, कल YouTube पे लेक्चर है पूरा, देखा? देख लेना। आज हमारा टॉपिक बेसिकली 3 चीज़ों पर है कि ऑप्शनल के लिए क्या ध्यान में रखना है और ऑप्शनल से क्या फ़र्क पड़ेगा। सेकंड, आपका नोट मेकिंग कैसे करना है, बिकॉज पहले से ही वो पता होना चाहिए, जिसको हम सिनॉप्सिस या समरी शीट्स कहते हैं। एंड थर्ड वुड बी, तीसरा क्या था? सोर्सेज, इम्पॉर्टेंट सोर्सेज सिविल सर्विसेज के लिए कौन कौन से हैं। देखिए, कल मैंने बहुत ही डिटेल में आपको सिलेबस एनालिसिस करके दिया और ट्रेंड एनालिसिस करके दिया कि सवाल कहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने आपको कल बताया कि 2022 तक का पैटर्न क्या था और 2023 में कैसे पैटर्न बदला, कैसे ज्योग्राफी नीचे से सीधा छलांग मारकर ऊपर आ गया, अब कैसे ज्योग्राफी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नाउ सी, वी हैव गैदर्ड सम डेटा जहाँ पर वी हैव रियलाइज्ड कि जो आपका टॉपर है यूपीएससी का, यूपीएससी के जो टॉपर्स है वो आम तौर पर 475 से 525 लेकर आते हैं 1000 में से जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर्स में। कल मैंने आपको बताया जीएस के 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। तो हर पेपर कितना? 250 मार्क्स का टोटल हो गया 1000 मार्क्स। इन 1000 मार्क्स में जनरल स्टडीज़ के इन 4 पेपर्स के अंदर एक यूपीएससी का टॉपर इतना स्कोर लेकर आ सकता है। ऑन एन एवरेज ये कितना परसेंटेज हो गया? तो जनरल स्टडीज़ में एक इंसान 50% के अराउंड लेकर आ सकता है इफ़ ही टॉप्स द लिस्ट। अगर वो एक टॉपर है, 50% के अराउंड यू कैन गेट। दूसरी तरफ से आपका वही यूपीएससी का टॉपर ऑप्शनल्स के अंदर, ऑप्शनल्स में कितने मार्क्स होते हैं? ऑप्शनल का पेपर 1, ऑप्शनल का पेपर 2, 250 और 250, टोटल 500 मार्क्स। तो ऑप्शनल में जहां पर आपके 500 मार्क्स होते हैं, उसमें एक यूपीएससी का टॉपर 350 से लेकर 370 के रेंज में लेकर आ सकता है। तो ये परसेंटेज में अगर कैलकुलेट किया जाए तो ऑप्शनल के अंदर आप 70% तक टच कर सकते हो। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जीएस में आप कितने भी तूफान अजीम के स्टूडेंट क्यों ना हो, यू कैन नेवर गो बियॉन्ड 50%। वो रेंज है उसका। यूपीएससी का टॉपर 2-3 साल मेहनत करके 50% तक लेकर आ सकता है। शाह फैसल ऑल इंडिया रैंक 1, 49% के अराउंड उसके मार्क्स थे इसमें। तो वो है आपका 50% का रेंज है इसमें। मगर ऑप्शनल में देयर इज़ अ सिस्टम जहाँ पर यू कैन स्कोर अ लिटिल मोर, जहाँ पर जैसे मैंने कल आपको फॉर्मूला दी E2 O2, ऑप्शनल के 2 पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका 70% का इसमें फ़ायदा है। आप 20% एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आ सकते हो। अब ध्यान में रखना है कि ऑप्शनल तो इम्पॉर्टेंट है। अब जो बच्चे अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, अंडरग्रेड, अभी वो फर्स्ट सेम सेकेंड सेम में ही है और उनका इरादा है कि वो 4-5 साल के बाद एग्ज़ाम देंगे, उनको अभी ऑप्शनल का नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए? बिकॉज देयर इज़ अ कमिटी सेटअप बाय यूपीएससी जिन्होंने रिकमेंड किया है कि हमें ऑप्शनल को स्क्रैप करना चाहिए। सो हो सकता है कि 4-5 साल में यूपीएससी ऑप्शनल ही हटा दे, और यूपीएससी हटाएगा तो जेकेपीएससी भी हटा देगा, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस ने ऑलरेडी ऑप्शनल हटा दिया है। यूपी ने पिछले साल हटाया, राजस्थान ने हटाया, ऐसे कुछ मध्य प्रदेश ने हटाया, तो अलग अलग स्टेट्स हटा रही है ऑप्शनल्स को। ऑप्शनल को हटाकर वो मेन फोकस जीएस पे ही रखेंगी अब। तो अभी जिनका इरादा है 4-5 साल में एग्ज़ाम देना, उनको ऑप्शनल की सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मे बी ऑप्शनल रहे ही ना। लेकिन जिनको एग्ज़ाम देना है 2024, 2025, 2026, इसके दरमियान, दे शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर ऑप्शनल। ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस मैं बता दी। जीएस में 50% के अराउंड रेंज रहेगा, इसमें 70% टच हो सकता है। अब सवाल ये है, ऑप्शनल कौन सा और ऑप्शनल कैसे चुनना होता है, ऑप्शनल के क्राइटेरियाज़ क्या होते हैं। मेजरली इसमें मल्टीपल क्राइटेरियाज़ होते हैं।
जिसमें मैं आपको स्टेप वाइज बोलूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, फिर कौन सा, फिर कौन सा। अब ऑप्शनल मेक और ब्रेक सिचुएशन है आपकी। अगर आपका ऑप्शनल अच्छा गया, यू माइट क्वालिफाई। ऑप्शनल ठीक नहीं चूज़ किया आपने तो आपकी ज़िंदगी का वो बहुत ख़राब डिसीजन हो सकता है और आपकी ईयर्स ऑफ मेहनत ख़त्म हो जाएगी ऑप्शनल की वजह से। देयर हैव बीन स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया जीएस में, पर ऑप्शनल उनका साइकोलॉजी या फिलॉसफी जैसा था जिसमें अच्छे मार्क्स आते नहीं है, सब्जेक्टिविटी बायस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन दूसरा इंसान कम मेहनत करके एंथ्रोपोलॉजी जैसे ऑप्शनल में अच्छा स्कोर कर लेता है। परसों सर भी आए थे जेकेपीएससी चेयरमैन, उन्होंने भी बोला कि सोशियोलॉजी जैसे ऑप्शनल और एंथ्रोपोलॉजी जैसे ऑप्शनल में फ़र्क क्या है, क्यों एंथ्रोपोलॉजी वाला ऑप्शनल ज़्यादा स्कोर देता है, थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर देता है। सोशियोलॉजी वाले ऑप्शनल में सब्जेक्टिविटी बायस होता है, जो आपका पेपर चेक करेगा उसकी सब्जेक्टिविटी का बायस है कि वो इस आंसर को कितना सही मानता है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी वाले आंसर में आपका एक स्टैंडर्ड आंसर होता है जो या तो ठीक होगा या तो गलत होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव आंसर्स ज़्यादा देखे जाते हैं, सब्जेक्टिविटी बायस नहीं है। तो जहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिविटी होता है ऑप्शनल में, उसमें ज़्यादा चांस होता है कि आप बेहतर स्कोर कर सकें। अब आप बोलेंगे सर इस क्राइटेरिया के हिसाब से तो साइंस स्टूडेंट्स को सीधा मैथमेटिक्स लेना चाहिए, बिकॉज मैथमेटिक्स के अंदर कोई सब्जेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल है, या तो आता है या तो नहीं आता है। और अगर हमने मैथमेटिक्स लाया तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 500 में से 500 लेकर आ सकते हैं? बचपन में लाए ना आपने 100 में से 100, 10th क्लास में, 12th क्लास में भी 100 में से 100 लाए, तो मैथमेटिक्स में तो आ सकता है ऐसा। क्या यूपीएससी में ऐसा हो सकता है? इट कैन नेवर हैपन। अगर आपको मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन भी आते हैं, अगर आपने मैथमेटिक्स में आईआईटी मुंबई से भी क्यों ना पढ़ा हो, you can still not get 500 out of 500 even if you are a mathematical genius. Why? Because the paper has been designed in such a way कि आप अपना पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे कभी। जैसे आपने सुना होगा सीसैट के बारे में, है ना? सीसैट कहाँ पूछा जाता है? प्रीलिम्स में पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 80 में से ठीक कितने करने होते हैं? सिर्फ 27। सिर्फ 27 ठीक करने हैं 80 में से। कितना आसान लगता है, सिर्फ आपको पास करना है ये पेपर। पर ये 27 ठीक करते करते लोगों की बैंड बज जाती है। क्यों? क्योंकि इतना लंबा पेपर खींचा होता है उन्होंने कि मुश्किल हो जाता है पेपर मुकम्मल करना। कोई इंसान 80 में से 60-70 पहुंचा ही नहीं है आज तक इसमें सीसैट के अंदर। इतने लेंथी कैलकुलेशंस होते हैं। सीसैट मुश्किल इसलिए नहीं होता क्योंकि सीसैट के क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं, नहीं। सीसैट मुश्किल इसलिए होता है बिकॉज सीसैट के क्वेश्चंस में वक्त लगता है सॉल्व करने में, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन होता है। और सीसैट जैसे ऑप्शनल में, सीसैट जैसे पेपर में इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपने अच्छे से अपने क्वेश्चंस को चूज़ करना है। अगर आपकी चॉइस अच्छी बैठी तो आपका पेपर मुकम्मल होगा। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस चूज़ किए जिसमें आप 10-10 मिनट एक क्वेश्चन को दे रहे हो, आपका सीसैट क्वालिफाई नहीं होगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, पहले कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग करते हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं, बिकॉज मैथमेटिक्स की काफ़ी लेंथ ही उन्होंने डाले थे इस साल के पेपर में। तो उसमें भी अब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, थोड़े लेंथी होते हैं, तो ये आपके मेहनत से ठीक हो जाते हैं। जैसे आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही मैथमेटिक्स जो ऑप्शनल है, इतनी लेंथी कैलकुलेशंस होंगी कि आप कभी 500 में से 500 लेकर आ ही नहीं सकते उसमें। तो सवाल ये है, अब बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, इफ वी हैव 2 स्टूडेंट्स विद द सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन, ये याद रखना, with the same level of preparation, 2 students with the same level of preparation, giving their examination in same optional, giving their examination in same optional, they can have same score. They can have same score. 2 students with same level of preparation, खिड़कियां बंद करो, शोर आ रहा है, with same optional can have same score. मगर 2 students with same level of preparation having different optionals can have different scores. याद रखना है।
अगर आपका सेम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है प्रिपरेशन का लेकिन ऑप्शनल अलग है, आपका अलग स्कोर होगा। ये क्यों होगा, ये इनजस्टिस क्यों है, ये क्या है, कैसे है, इसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये हक है, ये ट्रूथ है, ये फैक्ट है। आप सेम मैं एंथ्रोपोलॉजी की ऑप्शनल के साथ और मेरा दोस्त सोशियोलॉजी के ऑप्शनल के साथ, हमारी लेवल सेम, हमारी किताबें सेम, हमारा सब कुछ सेम, पर विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई। जैसे हमारे यहाँ लास्ट बैच में देयर वाज अ स्टूडेंट, उसका खुद का ऑप्शनल था PSIR, उसके भाई का ऑप्शनल था उर्दू। दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स है, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, आइडेंटिकल है, दोनों एक साथ पैदा हुए, दोनों एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा कैपेसिटी है, पढ़ाई का रुझान एक जैसा है, किताबें एक ही लाई, नोट्स एक ही बनाए। PSIR वाले का क्वालिफाई नहीं हुआ, उर्दू वाले का क्वालिफाई हो गया। सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन बट डिफरेंट ऑप्शनल्स, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ऑप्शनल बड़े ही जुडिशियसली इस्तेमाल करके उसको इस एग्ज़ाम में यूज़ करके आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। अब क्या क्राइटेरिया दिमाग में रखना है ऑप्शनल को चूज़ करने के टाइम? सबसे पहले वी हैव अ लॉट ऑफ क्राइटेरियाज, तो इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन आप लिख सकते हैं, क्राइटेरियाज फॉर चूजिंग एन ऑप्शनल। Number 1 is scoreability, subject scoreability, subject scoreability। अब देखिए, there have been times UPSC में when psychology जैसा ऑप्शनल 1970s 80s की बात कर रहा हूँ मैं, साइकोलॉजी उस वक्त हर कोई लेता था, बिकॉज उन दिनों एक हवा चल रही थी कि साइकोलॉजी वाला ऑप्शनल अच्छा स्कोर करता था। और 1980s में हमने देखा कि बहुत सारे IAS ऑफिसर्स साइकोलॉजी ऑप्शनल से क्वालिफाई किया उन्होंने। फिर कुछ साल के बाद कुछ ट्रेंड चेंज हो गया, इस साइकोलॉजी की जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ली है, और 1990s वाले डेकेड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारे ऑफिसर्स क्वालिफाई हुए, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत हवा चढ़ी। उसके बाद से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद एंथ्रोपोलॉजी लोगों ने लेना शुरू कर दिया, और एंथ्रोपोलॉजी में 2000s में काफ़ी सारी सिलेक्शंस हुई। ऐसा होता है, कोई सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोर देता है बनिस्बत दूसरे सब्जेक्ट के, तो आपको अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोर दे रहा है? आपको ऐसे पता चलेगा कि यू हैव टू गेट द लिस्ट ऑफ टॉपर्स, और आपको लेना है हर ऑप्शनल का टॉपर, हर ऑप्शनल का टॉपर लेना है आपको। जैसे PSIR का टॉपर कौन है, उसके मार्क्स कितने हैं, जैसे एंथ्रो का टॉपर कौन है, उसके मार्क्स कितने हैं, जैसे ज्योग्राफी का टॉपर कौन है, उसके मार्क्स कितने हैं। तो टॉपर के मार्क्स लाने हैं, जिसने उस ऑप्शनल के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, सबसे ज़्यादा टॉप किया है। तो बेस्ड ऑन सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, आपको निकालना है कि टॉपर के मार्क्स कितने हैं। आपको दिखेगा कि कुछ ऑप्शनल्स में स्टार्क डिफरेंस है टॉपर के मार्क्स के बीच में। अगर किसी टॉपर ने 370 यहाँ पर लाए हैं, दूसरे ने उसी दूसरे ऑप्शनल में सिर्फ 320 में टॉप किया होगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शनल इस वक्त इनकी तरह ज़्यादा स्कोरेबल है। समझ आ रहा है आपको? और जब भी आप ऑप्शनल चूज़ करेंगे, यू हैव टू डू दिस रिसर्च ऑन योर ओन। हैव टू गो टू द इंटरनेट, यू हैव टू फाइंड द ऑप्शनल, हर एक ऑप्शनल का टॉपर, देन यू हैव टू लिस्ट आउट। अब आपको मान के चलिए, ऐसा नहीं कि जो टॉपर होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, वही आपका ऑप्शनल लेना है, नहीं। ये एक क्राइटेरिया है, इसमें और भी क्राइटेरिया जब ऐड होंगे तब आपका ऑप्शनल आपको चुनना है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, आपको शुरू के 4 ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट करने हैं कि भाई अगर मुझे लेना है तो ये 4 बेसिस पे, इन 5 के ऑप्शनल्स के बेसिस पर मैं ऑप्शनल चूज़ करूँगा। तो आपने पहले शॉर्टलिस्ट किया कि सबसे ज़्यादा स्कोर इस वक्त किस ऑप्शनल में हो रहा है, ठीक है। अब इसमें आपने 5 ऑप्शनल्स मान के चलिए क्या कर लिए, शॉर्टलिस्ट। 5 ऑप्शनल्स शॉर्टलिस्ट किया आपने। अब इसमें से कुछ ऑप्शनल्स ऐसे होंगे जिनके साथ आपका कोई नाता नहीं होगा, यू डोंट नो कि सब्जेक्ट क्या है। कुछ ऑप्शनल होंगे जिसके बाद थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा हुआ होगा। कोई ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आपने बैकग्राउंड भी आपने पढ़ा हुआ होगा उसमें। तो अब हम सेकंड क्राइटेरिया देखेंगे। पहले स्कोरेबिलिटी के बेसिस पर
हम 5 ऑप्शनल्स शॉर्टलिस्ट करेंगे। फिर सेकंड क्राइटेरिया रहेगा हमारा वंस ओन एबिलिटी, one's own ability, one's own ability, one's own ability. Now see, अब आप मेरे पास कभी जैसे बच्चा आता है, सर मुझे कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, आई कैन नेवर आंसर दिस क्वेश्चन. मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभी स्कोरेबिलिटी किस किस में है, आपको कौन सा लेना चाहिए, दैट इज़ एक्सक्लूसिवली योर डिसीजन. बिकॉज मुझे कहाँ पता है कि आपकी एबिलिटी क्या है. कोई इंसान ऐसा होता है जिसमें सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने का काफ़ी अच्छा टैक्ट होता है. देयर वॉज दिस स्टूडेंट लास्ट ईयर हमारे पुराने बैच में, आंसर राइटिंग के बैच में, शी वॉज फ्रॉम सोवरा. मैंने उतने अच्छे आंसर्स का स्ट्रक्चर, उतना अच्छा लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स अभी तक नहीं देखा किसी का कि कैसे वो आंसर्स को लिखती थी, इतना. और उसको क्वेश्चन के बारे में खास आइडिया भी नहीं था, पर वो इतनी अच्छी लैंग्वेज थी उसकी, इतना होल्ड था इंग्लिश पर, इतना होल्ड था करंट पर, कि वो कोई उसमें तिगड़मबाजी करके उसका जवाब निकाल लेती थी किसी तरीके से. और अगर आप एक्सक्लूसिव स्क्रूटनी करते उसके आंसर्स का, तो आपको समझ आता कि इसको हकीकत में अंडरस्टैंडिंग है नहीं कॉन्सेप्ट की, मगर लिखा है आंसर. और ये स्किल होता है आंसर राइटिंग का. किसी के पास होता है कि वो एक अच्छा आंसर लिख सकता है, कोई परेशान नहीं होता मेंस की वजह से, बिकॉज उसको पता है सर मैं मोटा मोटा लिख सकता हूँ, मैंने बचपन में ऐसे कॉम्पिटिशन्स किए हैं, मैं आंसर्स लिख पाता हूँ, मेरा इंग्लिश पे अच्छा होल्ड है, आई कैन राइट अ गुड आंसर. तो सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपका ऐसा रुझान है तो आपको कोई ऑप्शनल लेना चाहिए, जैसे PSIR, Political Science International Relation, which would be one of these 5 optionals that you have already shortlisted. लेकिन कोई इंसान होता है जैसे बीटेक वाले, बीटेक वालों का हमने आम तौर पर देखा है कि दे आर नॉट वेरी गुड इन राइटिंग आंसर्स, बट दे आर वेरी गुड इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, दे आर वेरी गुड इन मेकिंग फ्लो चार्ट्स, दे आर वेरी गुड इन मेकिंग डायग्राम्स. तो ऐसे लोगों के लिए, बीटेक वालों के लिए आमतौर पर उनकी एबिलिटी ऐसी होती है, वो ज्योग्राफी में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं. तो बीटेक वाले ज्योग्राफी में काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं. तो ये अब आपको खुद से पूछना है कि मेरा जो अपना एबिलिटी है उसके हिसाब से मेरा ऑप्शनल कौन सा मुझे सूट करेगा. क्या मुझे सब्जेक्टिव ऑप्शनल लेना चाहिए या थोड़ा ऐसा ऑप्शनल जहाँ पर टेक्निकलिटी ज़्यादा है, जैसे ज्योग्राफी वाले ऑप्शनल में. तो दैट इज़ वंस ओन एबिलिटी कि आपको कौन सा, बिकॉज ज्योग्राफी जैसे ऑप्शनल में यू कैन मेक यूज़ ऑफ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, आपके जो हम टेबल्स बनाते हैं, टेबल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. कुछ इंसान जो सब्जेक्टिव आंसर्स लिख पाते हैं उनको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, पॉइंट वाइज बुलेट में लिखना बहुत पसंद है, तो वो उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं. तो दैट इज़ योर सेकंड क्राइटेरिया कि आपकी खुद की एबिलिटी क्या है, अपने आप से पूछिए. उसके बाद इन 5 ऑप्शनल्स में देखिए उनमें से मेरा अब कौन सा शॉर्टलिस्ट होगा. नंबर 3, तीसरा क्राइटेरिया अबाउट फॉर चूजिंग एन ऑप्शनल इज वंस ओन इंटरेस्ट. आपका इंटरेस्ट किस में है. मान के चलिए आपने स्कोरेबिलिटी के बेसिस पे कितने ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट किए, 3. उसके बाद 5. फिर एबिलिटी के बेसिस पर आपको लगा कि मैं इन 3 ऑप्शनल्स में अच्छा कर सकता हूँ. अब तीसरे लेवल पर आपको देखना है इन 3 ऑप्शनल्स में मेरा इंटरेस्ट किस में है. कभी भी ऐसी गलती नहीं करना कि इंटरेस्ट के बेसिस पर पहला आप क्राइटेरिया इंटरेस्ट का रखोगे और फिर जाके इंटरेस्ट के बेसिस पर आप कोई ऑप्शनल लोगे. डोंट डू दैट, बिकॉज इंटरेस्ट के बेसिस पर आपको पहले तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा इंटरेस्ट किस में है. फिर जाके जब वो पढ़ना शुरू करते हैं फिर जाके इंटरेस्ट जनरेट होता है. और ऐसा नहीं कि पैदाइशी इंटरेस्ट हो किस में, जैसे आपकी अरेंज मैरिज होगी तो इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा ना उसमें. तो मैं तो कंसिडर करता हूँ कि ऑप्शनल आपकी वाइफ की तरह होती है, जिसमें अरेंज मैरिज में आपकी उसके साथ शादी होगी, आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट हैव एनी चॉइस. तो इन अदर वर्ड्स आपने इन 2 बेसिस पर जो 3 शॉर्टलिस्ट कर लिए, अब आपको देखना है मेरा रुझान कैसा है, मेरी रुचि कैसी है, मेरा दिमाग किसकी ओर अट्रैक्ट होता है. जैसे इफ़ यू आस्क मी, आई एम वेरी मच अट्रैक्टेड टू इंटरनेशनल अफेयर्स, मुझे बहुत पसंद है वो, या इकोनॉमिक नॉलेज या साइंटिफिक नॉलेज, मेरा रुझान थोड़ा नेचुरली उसी की तरफ. मुझे हिस्ट्री कुछ खास पसंद नहीं है, तो वो है मेरा रुझान है ऐसा. आपका अपना एक आइडिया होगा, आपको हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट इवेंट्स पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता होगा, सो यू कैन शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शनल लाइक दैट.
सो आपका इंटरेस्ट कैसा है वो बाद में देखना है आपको। इन दोनों के बाद आपको देखना है 3 ऑप्शनल्स में मेरा इंटरेस्ट किस में जनरेट हो रहा है। और बहुत बार ऐसा होगा आपने तीनों में इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा आपको। आप बोलेंगे सर मुझे ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, अब किसको चूज़ करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको तीनों को पढ़ना चाहिए। शुड स्टार्ट रीडिंग इट। थोड़ा थोड़ा सिलेबस लाकर उसका एक एक टॉपिक उठाकर उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग गूगल से या किसी किताब से, किसी PDF से पढ़ना शुरू करना है। बिकॉज बज़ाहिर तो आपको लगता है कि इंटरेस्ट है, फिर जब आप उसके अंदर जाते हैं वहाँ कुछ और चीज़ें निकल कर आती है। यू माइट नॉट बी कंफर्टेबल इन दैट। सो अनलेस यू डोंट हैव you have not studied the optional in a sense कि आपने 2-3 चैप्टर उसके नहीं पढ़े, तब तक you will not be able to understand कि मेरा इसमें इंटरेस्ट जनरेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी में बच्चे बोलते हैं सर मुझे एंथ्रो में काफ़ी इंटरेस्ट है क्योंकि इसमें बायोलॉजी है और मैंने बायोलॉजी पढ़ा है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। मगर उसको नहीं पता पेपर 2 बायोलॉजी को गोली मारो, उसमें ट्राइबल अफेयर्स है, उसमें किसी ट्राइब के बारे में पढ़ना है, उसमें क्या उनके मसले मसाइल है, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा है, पॉलिटी है, लॉज है, फैमिली है, किनशिप है, डिसेंट है, उसमें ऐसी चीज़ें हैं विच आर नॉट रियली कंसर्न, विच हैव नो कनेक्शन विद बायोलॉजी। तो बज़ाहिर तो आपको लगेगा बायोलॉजी, लेकिन अंदर जाकर और चीज़ें होंगी। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड सम ऑफ दी चैप्टर्स टू रियली अंडरस्टैंड आपका इंटरेस्ट किस में है। पढ़ने के बाद भी अगर आपको लगा कि सर मैंने 3-4 चैप्टर पढ़ लिए और अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मेरा एक्चुअल ज़्यादा मुझे किसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है, उसके बाद आपका चौथा फैक्टर आता है, दैट इज़ कॉमनैलिटी विद GS। अगर आपका तीनों सब्जेक्ट्स में कॉमन इंटरेस्ट है, अब आपको चूज़ करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमनैलिटी। मतलब कि ऐसा इनमें से कौन सा ऑप्शनल है जिसकी वजह से अगर आप उसको पढ़ोगे आपका GS का कोई पेपर तैयार हो जाएगा। ठीक है, कॉमनैलिटी विद GS। फॉर एग्जांपल अगर आपने पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन लिया तो आपका पॉलिटी GS2 का और IR GS2 का तैयार हो गया उसी में। अगर आपने हिस्ट्री लिया तो GS1 आपका तैयार हो गया। अगर आपने ज्योग्राफी लिया तो GS1 आपका तैयार हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको देखना है चौथे लेवल पर कि कॉमनैलिटी किसके साथ है। आमतौर पर बच्चे कॉमनैलिटी को पहला प्रेफरेंस देते हैं कि सर मुझे इकोनॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन आते हैं हर साल, इकोनॉमिक्स में मज़ा भी आ रहा है तो मुझे इकोनॉमिक्स ही लेना है ऑप्शनल में। वो कॉमनैलिटी के बेसिस पे इकोनॉमिक्स लेते हैं और ये गलती मैंने की थी। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ मेरा इंटरेस्ट जनरेट हुआ इकोनॉमिक्स के जनरल स्टडीज़ के पेपर में, मैंने उसके बेसिस पर क्या लिया, ऑप्शनल लिया। मुझे लगा मुझे ऑप्शनल इकोनॉमिक्स पढ़ना है और मैं GS आराम से कर लूँगा उसका, मुझे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सच भी है, आपको GS पढ़ने की फिर ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, पर सिर्फ कॉमनैलिटी के बेसिस पर ऑप्शनल नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वो बिगड़ जाता है आपका। आपको पता ही नहीं होती कि जनरल स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है और ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत फ़र्क होता है। GS में आप सतह की नॉलेज पढ़ते हो, ऑप्शनल में आप डेप्थ की नॉलेज पढ़ते हो। तो सिर्फ GS के बेसिस पर ऑप्शनल नहीं लेना चाहिए। मगर जब आपके पहले 3 क्राइटेरियाज फुलफिल हो जाते हैं और आप तब भी डिसाइड नहीं कर पाते हो, चौथा क्राइटेरिया होता है फिर कॉमनैलिटी। इसको पहले कंसिडर नहीं करना है, दैट इज़ एट नंबर 4। उसके बाद कॉमनैलिटी में भी अगर आप बोलेंगे सर इन सारे ऑप्शनल्स का कॉमनैलिटी है, PSIR का कॉमनैलिटी है, GS का, ज्योग्राफी का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है, तब भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, देन आपका जो 5वां इसमें रहेगा फैक्टर, दैट इज योर लेंथ ऑफ सिलेबस। लेंथ ऑफ सिलेबस कि सिलेबस की लेंथ क्या है, सिलेबस की लेंथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल an optional like medical science and an optional like anthropology, इनमें सिलेबस का आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। ज्योग्राफी जैसे ऑप्शनल में आपको कम से कम 6 महीने देने हैं UPSC लेवल तक पहुंचने के लिए। एंथ्रो जैसे ऑप्शनल में आप 4 महीनों में सिलेबस कर लोगे, सिलेबस ही वैसा है उसका, उसमें वक्त ज़्यादा नहीं लगता। तो 5वें नंबर पे आपको फिर चूज़ करना है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द सिलेबस। इसको फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहले नहीं लेना इसको, बिकॉज अगर आप इसको पहले लोगे, आपने कहा कि ज्योग्राफी काफ़ी लेंथी है, मैं नहीं लूँगा, लेकिन इंटरेस्ट आपका ज्योग्राफी में है,
लेकिन स्कोरेबिलिटी ज्योग्राफी में है। लेकिन आपने सिर्फ लेंथ ऑफ द सिलेबस के बेसिस पे ज्योग्राफी को साइड मारा। आप दूसरा सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं था आपको, उसमें अच्छा नहीं कर पाओगे आप। इवन इफ कि आपने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस क्रिस्प है, मैं उसको पढ़ूंगा बिकॉज सिलेबस उसका क्रिस्प है, आपका तब भी एंथ्रोपोलॉजी में अच्छा स्कोर नहीं होगा। वाई? बिकॉज आपका इंटरेस्ट ज्योग्राफी में था। तो दैट इज़ वेरी, आपकी एबिलिटी ज्योग्राफी वाली थी। तो आपको इसको इसी 5वें पोजीशन पे रखना है। अगर इन बेसिस पर नहीं सिलेक्ट हो रहा तो मैं 5वें पे जाऊंगा लेंथ ऑफ द सिलेबस पे, फिर उसके बेसिस पे देखूंगा कि कौन सा ऑप्शनल जल्दी तैयार हो जाएगा। उसके बाद 6ठे नंबर पे यू हैव ऑप्शनल का डायनामिज्म। डायनामिज्म, ऑप्शनल का डायनामिज्म। डायनामिज्म हो गया ऑप्शनल कितना डायनामिक है, डायनामिक कितना जल्दी बदल रहा है। जैसे PSIR काफ़ी डायनामिक ऑप्शनल है, उसमें आपका पेपर 2, इसमें आपका इंटरनेशनल रिलेशन वाला हिस्सा काफ़ी तेज़ी से चेंज होता रहता है। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको करंट अफेयर में अपडेट करने में दिक्कत आती है, जिसको पसंद नहीं है वो सब, तो आपको एक स्टैटिक ऑप्शनल लेना चाहिए जिसमें डायनामिज्म कम है। और अगर आप काफ़ी इंटरेस्टेड हो, काफ़ी अवेयर हो, अगर आपको पसंद है कि मुझे नई दुनिया की नई नई चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आपको एक डायनेमिक ऑप्शनल लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कि आपकी खुद की रुझान किसकी तरफ है, तो वो आपको ही बेहतर पता होगा। जैसे टू बी ऑनेस्ट, मुझे डायनेमिक चीज़ें बहुत पसंद है। मैं एक चीज़ पुरानी वाली पढ़ा नहीं सकता कंटिन्यूसली। तो मेरे जो दोनों सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ, वो दोनों सब्जेक्ट्स UPSC में सबसे ज़्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है। I teach इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी मैंने लास्ट बैच में पढ़ा है और जो अब मुझे पढ़ाना है, वो सारे नए टॉपिक्स हैं। और अगर मैं नई नई चीज़ें नहीं पढ़ूंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। दूसरा टीचर होता है हिस्ट्री वाला टीचर। हिस्ट्री वाले टीचर को वही 1857 50 बार पढ़ाना है, बिकॉज वो इंसान ही वैसा है, उसका स्टैटिक में ज़्यादा रुझान है। तो वो आपको ही पता है आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है, तो डायनेमिज्म आपका छठा आएगा। आखिरी जो आपका होता है क्राइटेरिया, दैट इज़ योर बैकग्राउंड। आखिरी क्राइटेरिया कि आपने ग्रेजुएशन PG किस में किया है, वो लास्ट पे देखना है आपको। समझा? आपने ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स में और आप उसके बेसिस पे ऑप्शनल लोगे UPSC का, शुड नॉट हैपन लाइक दैट। ठीक है, ये आखिर पे आता है। बैकग्राउंड का फ़ायदा होता है, इसमें बिल्कुल फ़ायदा होता है, बिकॉज सिलेबस की कुछ चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होती है, मगर इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का फ़ायदा होगा, बिकॉज वो चीज़ें एक आम इंसान 2 महीने में कवर भी कर सकता है। ऐसा कुछ तूफान नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने UPSC का सारा ही सिलेबस पढ़ा हो और आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी ना हो। ऐसे एक बच्चा कल आया, उसको अगले साल एग्ज़ाम देना है, तो ही शोड मी, आई डोंट नो वेदर कौन था, एग्रीकल्चर का, कि उन्हें एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है, तो एग्रीकल्चर का उनका निकल रहा है UPSC का सिलेबस। पर सब तो नहीं निकलेगा, पढ़ना तो फिर भी है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का फ़ायदा होगा उसको, और वो 2 महीने दूसरा इंसान कवर कर लेगा उसको। तो बैकग्राउंड भी एक क्राइटेरिया है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपके शुरू के 3-4 है। तो किसी भी ऑप्शनल को देखना है तो इसी प्रिज्म से देखना है और इसी क्रम में देखना है। सबसे पहले स्कोरेबिलिटी में हर एक टॉपर का स्कोरेबिलिटी देखना है कि सबसे ज़्यादा स्कोर किस ऑप्शनल में कितना हुआ है। उसमें 5 ऑप्शनल सिलेक्ट किए, फिर उसमें देखा कि मेरी किस में एबिलिटी ज़्यादा है, उसमें फिर 2-3 एलिमिनेट कर लिए, फिर देखा इंटरेस्ट किस में जनरेट हो रहा है पढ़ने के बाद। अगर सब में इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, फिर कॉमनैलिटी, फिर लेंथ ऑफ सिलेबस, फिर डायनामिज्म और फिर बैकग्राउंड हेल्प करेगा। समझ आ रहा है? दिस इज़ द बेसिस जिसके बेसिस पर आप ये कर सकते हो, ऑप्शनल चूज़ कर सकते हो। उसके बाद इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। Okay, now see, second part would be, we have now successfully covered कल वाले लेक्चर में सारे GS के पेपर 1, 2, 3, 4 एंड नाउ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑप्शनल कैसे चुनना है, पेपर 1, पेपर 2। अब इसमें बेसिकली ये है कि अब मुझे पढ़ाई शुरू करनी है। हाउ डू आई स्टार्ट? तो बेसिकली कल तो मुझे पता चल गया कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, प्री मेंस इंटरव्यू। उसके बाद मैंने देखा कि मार्क्स कितने आते हैं, पेपर कौन कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, GS4 इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल इंपॉर्टेंट है, ऐसे इंपॉर्टेंट है, वो कल मैंने सारा बता दिया आपको। ऑप्शनल चुनते कैसे हैं, तो बेसिक आइडिया आपको एग्जाम का मिल गया है। देयर इज़ नथिंग मोर देन दिस जो मैंने आपको बताया। दिस इज़ इनफ फॉर यू
तो नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो कल का लेक्चर आज का लेक्चर मिलाकर नाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इट विल टेक यू सम टाइम। अगर इसमें आपको 2 महीने भी लगेंगे चूज़ करने में, इसको दे देना, बिकॉज ये अच्छे से चूज़ हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कल को मेंस लिखा, मेंस लिखने के बाद आपको चेंज करना पड़ा, वो बहुत मेहनत ज़ाया करेगा आपकी। तो इसीलिए 2 महीने लग रहे हैं, लगने दो। अगर आपको 2-3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर हर एक ऑप्शनल के पढ़ने पड़ रहे हैं तो पढ़ो, लेकिन इसको अच्छे से चूज़ करना। तो इट विल टेक सम टाइम। तो अगर आपको आज से शुरू करना है तो आप रोज़ाना 2-3 घंटे ऑप्शनल की पढ़ाई में शुरू कर दो। आपको 2 महीने का टारगेट रखो कि 2 मंथ्स के अंदर आई विल शॉर्टलिस्ट दीज 2, 3, 4 ऑप्शनल्स, और उनको मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा सबको, फिर आई विल अंडरस्टैंड कि मुझे कौन सा ऑप्शनल चूज़ करना है। तो यू शुड चूज़ योर ऑप्शनल विद इन 2 मंथ्स। नाउ यू हैव टू, ये तो हो गया 2-3 घंटे ऑप्शनल की पढ़ाई में। नाउ आपको पढ़ना है जनरल स्टडीज़, और जनरल स्टडीज़ में ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया है कल कौन कौन सा सब्जेक्ट है। नाउ हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, और उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये नोट मेकिंग और सोर्सेज दोनों कंबाइन करके पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू स्टडी इकोनॉमी। आपको इकोनॉमी पढ़ना है, पहला सब्जेक्ट। बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले वो एनसीईआरटी उठाएगा, बिकॉज उसने सुना हुआ है कि एनसीईआरटी के बगैर कुछ चलेगा नहीं। वो एनसीईआरटी उठा रहा है, पहला चैप्टर पढ़ रहा है, दूसरा चैप्टर पढ़ रहा है, तीसरा चैप्टर पढ़ रहा है। वो पढ़ने के बाद भी उसको सब्जेक्ट हाथ में नहीं आ रहा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे उससे। अब हमें पता है कि पहले सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू लेना चाहिए कि सब्जेक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है और किस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने इकोनॉमी में क्या देखा, नंबर 1 कि इकोनॉमी की ऐसे पढ़ना आपको हर एक सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आएगा यही चीज़ें आपको पहले देखनी है। पहले आप देखेंगे इकोनॉमी में, बताओ मुझे प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आप नेट पे जाएंगे, आपको निकालना है ट्रेंड एनालिसिस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। इकोनॉमी के आपको पिछले 10 साल का ट्रेंड मिलेगा। कभी आपको मिलेंगे 12 क्वेश्चन, कभी मिलेंगे 14 क्वेश्चन, कभी मिलेंगे 16 क्वेश्चन, कभी मिलेंगे 20 क्वेश्चन, कभी मिलेंगे 24 क्वेश्चन, कभी मिलेंगे 11 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, ऐसा। तो ऑन एन एवरेज 16 से 18 क्वेश्चन प्रीलिम्स में इकोनॉमी में आते ही आते हैं। तो आपको इकोनॉमी का प्रीलिम्स का वेटेज पता चल गया कि भाई 16, 17, 18 क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, तो इकोनॉमी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। किसी भी सूरत में इकोनॉमी के बगैर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा आपका। तो एक चीज़ तो पता चल गई, इकोनॉमी की प्रीलिम्स की वेटेज क्या है। सेकंड, इकोनॉमी में मेंस की कितनी वेटेज है। अब कल के लेक्चर से आपको पता है इकोनॉमी कौन से सब्जेक्ट पेपर में आता है, शाबाश, जीएस 3 में आता है। अब जीएस 3 में इकोनॉमी में आपके जीएस 3 में टोटल हर पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल 20 क्वेश्चंस। अब जीएस 3 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जीएस 3 में है आपका इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल साइंस। इसमें 5 सब्जेक्ट है टोटल। तो आपको देखना है कि इकोनॉमी में बेसिकली कहाँ से सवाल आ रहे हैं। तो आपने क्या देखा, इकोनॉमी के अंदर लगभग 8 से 9 क्वेश्चन सिर्फ इकोनॉमी से आ रहे हैं जीएस 3 के अंदर, यानी आधा पेपर तो इकोनॉमी है आपका। और अब उस आधे पेपर को आपको पता है कि बिना इकोनॉमी को अटेम्प्ट किए विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई जीएस 3। तो पता चल गया कि इकोनॉमी की प्री और मेंस की वेटेज कितनी है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट की प्री मेंस की वेटेज निकालनी है। फिर इंटरव्यू, किसी से भी पूछना आप, इकोनॉमी पे क्वेश्चन गारंटीड होता है इंटरव्यू के अंदर। देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स, इकोनॉमी, आईआर, पॉलिटी, सोशल इश्यूज, इस पर क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी, इस पर क्वेश्चन होता ही होता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू आपका यूपीएससी में 275 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 10, 20, 30 मार्क्स इकोनॉमी के क्वेश्चंस पर मिलेंगे। तो इकोनॉमी का जनरल ओवरव्यू, इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ कोविड के बाद, रिकवर हमने कैसा किया, जब हम रिकवर कर रहे थे तो इंडिया में 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा ऊपर चढ़ रहा था, दूसरा हिस्सा नीचे जा रहा था। रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से इंडिया को कैसे फ़ायदा हुआ इकोनॉमिकली। तो इकोनॉमी के बेसिक क्वेश्चन इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। बैंकिंग में प्रॉब्लम क्या है, जेके बैंक इधर चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इनका एनपीए का प्रॉब्लम है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, जब 90 दिन तक आपने लोन दिया वो वापस नहीं आया तो वो एनपीए बन गया।
तो एनपीए को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया? गवर्नमेंट ने रीकैप बॉन्ड्स मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया। आरबीआई ने क्या स्टेप लिया? आरबीआई ने 3R स्ट्रैटेजी का स्टेप लिया। तो ये सब पता होता है। लेकिन एनपीए ट्विन बैलेंस सिंड्रोम क्या होता है? जब बैंक का नुकसान होता है, बैंक के नुकसान की वजह से कंपनी का नुकसान होता है, तो दोनों का बैलेंस शीट खराब हो जाता है, उसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम आपकी इकोनॉमी की। तो तीनों की वेटेज आपको पता चल गई, इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है भाई। लेकिन अब आपको पता तो चला कि इकोनॉमी में क्वेश्चंस कितने आते हैं। अब आपने क्या करना है, इस सब्जेक्ट को आपको डिवाइड करना है इसके कंपोनेंट्स में। अभी आपने एनसीईआरटी शुरू नहीं की, अभी आप सब्जेक्ट को आप डिवाइड करोगे इसके कंपोनेंट्स में। अब आप बोलेंगे सर इकोनॉमी तो पता ही नहीं कि है क्या, तो मैं डिवाइड कैसे करूं? डिवाइड करने के लिए आपको कोई किताब लेनी पड़ेगी या किसी टीचर का लेक्चर सुनना पड़ेगा जो इकोनॉमी को डिवाइड कर रहा है कुछ पिलर्स के अंदर। तो मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, तो मैंने इकोनॉमी को कैसे डिवाइड किया? मेरा पहला टॉपिक इकोनॉमी का होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेरा दूसरा टॉपिक इकोनॉमी का होता है इन्फ्लेशन। तीसरा टॉपिक होता है मनी एंड बैंकिंग। चौथा टॉपिक होता है बजट एंड टैक्सेशन। पांचवा टॉपिक होता है फाइनेंशियल मार्केट। छठा टॉपिक होता है एक्सटर्नल सेक्टर। सातवां टॉपिक होता है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। आठवां टॉपिक होता है सोशल सेक्टर। और आखिरी टॉपिक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से मैंने इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया है। अब ये इकोनॉमी के मेजर फाउंडेशनल पिलर्स हैं। अब ये कंपोनेंट मैंने क्यों रखे? ये कंपोनेंट मैंने इसलिए नहीं रखे क्योंकि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में ये कंपोनेंट है, नहीं। मैंने ये कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे बनाए हैं। इनमें से अगर मुझे लगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पिछले 5 साल से कोई सवाल नहीं आ रहा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट हट जाएगा। अगर मुझे लगा नहीं भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो कंपोनेंट किस सब्जेक्ट के कौन कौन से है वो पता चलता है किस बेसिस पर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर। तो PYQs निकालने हैं, तो आपने कंपोनेंट देख लिया, ये इकोनॉमी के कंपोनेंट है। अब हर एक सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि कुछ कंपोनेंट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ कंपोनेंट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फाइनेंशियल मार्केट जो है टॉपिक, उसमें कभी भी आप मेंस में क्वेश्चन नहीं देखोगे, कभी नहीं आता उसमें। तो फाइनेंशियल मार्केट को जब पढ़ना है तो क्या सोच के पढ़ना है? प्रीलिम्स दिमाग में रख के पढ़ना है। मनी एंड बैंकिंग वाला क्वेश्चन देखोगे आप, ये प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, तो दोनों पढ़ने पड़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी मेंस में नहीं आता। अगर आएगा, एक सवाल आएगा प्रीलिम्स में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को उतना ही पढ़ना है कि मेरा एक सवाल निकले, न कि मैं उसमें घुसकर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और अलग अलग लॉज पढ़ने, अलग अलग थ्योरीज पढ़ने बैठ गया। HL ओहूजा की बुक लेकर आया, 500 पेजेस की माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। वन क्वेश्चन अगर आया, वरना वो भी नहीं आता। और मेंस में तो कुछ भी नहीं आएगा इसमें। मेंस में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं एग्रीकल्चर से। मेंस में इकोनॉमिक्स में से 4 से 5 सवाल, लगभग 50 से 60 मार्क्स अकेला एग्रीकल्चर खा जाता है। तो एग्रीकल्चर जो पढ़ेंगे तो प्री में भी कम से कम 4 क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इकोनॉमी का। एग्रीकल्चर को जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? प्री और मेंस के हिसाब से। मेंस का ज़्यादा दिमाग में रखना है। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्रीकल्चर के बाद इन्वेस्टमेंट मॉडल पे होगा आपके मेंस के अंदर। जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया PPP, याद है? परचेजिंग पावर पैरिटी। पता है ना मैंने कैसे वो हम पार्टनरशिप करते हैं, सॉरी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कैसे हम पार्टनरशिप करते हैं, गवर्नमेंट कैसे प्राइवेट सेक्टर को सड़क बनाने में हेल्प करती है, एट्सेट्रा। तो वो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पे क्वेश्चन आता है। ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट मॉडल पे होता है। आपका क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक सवाल होगा इस पे। इन्फ्लेशन पे एक सवाल होता है, बजट पे एक सवाल होता है, एक्सटर्नल सेक्टर पे कभी कभार एक सवाल होता है। समझा? तो आपने सब्जेक्ट को देखा, प्रीलिम्स की वेटेज निकाली, मेंस की वेटेज निकाली, इंटरव्यू की वेटेज निकाली, कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, कंपोनेंट्स को देखा कि किस हिसाब से पढ़ना है, प्री के हिसाब का कौन सा कंपोनेंट है, मेंस के हिसाब का कौन सा कंपोनेंट है। अब ये तैयार हो गया आपका। नाउ यू हैव टू स्टार्ट स्टडीइंग। अब आपको पढ़ना है, तो अब आपने
एक कंपोनेंट उठाना है। आपने बोला मैं पहला कंपोनेंट उठाऊंगा इन्फ्लेशन का, आपने ये पहला कंपोनेंट उठाया। याद रहे पढ़ाई कंपोनेंट वाइज करनी है, बुक वाइज नहीं करनी है कि 6 से लेकर 12 तक पढ़ रहे एक एक बुक नॉवेल की तरह। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपने टॉपिक क्या उठाया? इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का टॉपिक उठाया आपने, पहला आपका रिसोर्स होना चाहिए इसको पढ़ने का एनसीईआरटी। अब आप जाएंगे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का टेबल ऑफ कंटेंट निकालेंगे और उसमें से देखेंगे कि इन्फ्लेशन का टॉपिक कहां पर मेंशन्ड है, तो सीधा आप उस जगह पर जाओगे जहां पर इन्फ्लेशन का टॉपिक मेंशन्ड है। सो यू विल स्टार्ट स्टडिंग इन्फ्लेशन। एनसीईआरटी से पढ़ लिया आपने। इसी बीच आपको लेक्चर भी दिया जाएगा इन्फ्लेशन पे। आमतौर पर हम अपने लेक्चर में एनसीईआरटी कवर या बाद में लिखेंगे, तो एनसीईआरटी आपने पढ़ ली तो आपने इन्फ्लेशन का टॉपिक वहां से कवर किया। अब आपको पता चलेगा जब आपने वो वहां से पढ़ा, आपने चेक किया कि मेरी इस इन्फ्लेशन की पढ़ाई के बाद, एनसीईआरटी की पढ़ाई के बाद, क्या मैं इन्फ्लेशन का पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी से, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी से आप पीवाईक्यूज आईएएस के सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज उसमें आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। तो आपने एक बेसिक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ले ली एनसीईआरटी से। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? पीवाईक्यूज आप चेक करेंगे सॉल्व हो रहा या नहीं हो रहा। अगर नहीं होगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर है। फिर आप उठाएंगे इसकी एक स्टैंडर्ड बुक जो मार्केट में इसकी किताब आती है। तो इकोनॉमिक्स की किसी भी टॉपर की रिकमेंडेशन ले लो। कुछ लोग कहते हैं नितिन सिंघानिया पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं श्रीराम पढ़ो। तो आपने कोई भी एक किताब उठानी है, 2-3 किताबें नहीं, एक किताब उठानी है। अब आपको यहाँ बच्चे क्या करेंगे, आपने जैसे लाई नितिन सिंघानिया, दूसरे बच्चे ने लाई होगी श्रीराम, वो आपको बोलेगा देखो इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। आप पागल हो जाओगे, ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें, मैंने गलती कर ली। कोई गलती नहीं की आपने। स्टिक टू योर ओन बुक। जो उसमें एक्स्ट्रा है वो आप किसी और से निकाल सकते हो। जब आप मॉक्स करोगे, जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे, वो आ जाता है उसमें। जैसे हम क्या करते हैं, कुछ बच्चे हिंदू पढ़ते हैं, फिर इंडियन एक्सप्रेस वाले बोलते हैं तुम्हारे आज क्या कवर हुआ? बोले हमारे यहाँ तो एडिटोरियल में आज स्पोर्ट्स का एडिटोरियल आया था। उससे बोला हमारे यहाँ एडिटोरियल में इकोनॉमी का एडिटोरियल आया था। तो आप परेशान हो, मैंने तो स्पोर्ट्स पढ़ा, इनको तो इकोनॉमी आ रहा है। उसको नहीं पता कि भाई आज अगर स्पोर्ट्स आया तो मेरा द हिंदू 2 दिन के बाद इकोनॉमी वाला एडिटोरियल लेकर आएगा। तो उसमें परेशानी उठाने की बात नहीं है। किसी ने जो लिया वो लिया, आपको एक किताब पकड़नी है, उसी को पढ़ना है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोर्सेज इज ऑलवेज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम। छोटू सैफ पानी
तो सेकेंडली आपने एक स्टैंडर्ड बुक लेनी है, उसी पे आपने आपको लिमिट रखना है. इट इज़ ऑलवेज बेटर इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स, इट्स ऑलवेज बेटर टू रीड 1 बुक 10 टाइम्स. 10 बार एक ही किताब पढ़ो. जब आपको याद रहना शुरू होगा आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे उससे. प्राइमरीली कुछ सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी इज़ नॉट दैट गुड. एनसीईआरटी इकोनॉमी के लिए काफ़ी सालों तक काफ़ी अच्छी किताब रही है. नाउ तमिलनाडु बोर्ड ने उसे एक बेहतर प्रोडक्ट दिया है. तो अगर आपको प्रिसाइज इकोनॉमी की बात करूँ, एनसीईआरटी की जगह अगर तमिलनाडु की किताब पढ़ोगे 11th-12th की, दैट वुड बी वेरी गुड. इट वुड कवर ऑल योर एनसीईआरटी एज वेल, और उसमें एक्स्ट्रा भी है कुछ बहुत कुछ. तो तमिलनाडु की किताब इज़ बेटर देन एनसीईआरटी एज फार एज इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न, या महाराष्ट्र की किताब. तो शॉर्ट में एनसीईआरटी वुड बी योर फर्स्ट, या कोई किसी तमिलनाडु बोर्ड की किताब. सेकेंड इज़ स्टैंडर्ड बुक. अब आपने जैसे ही टॉपिक इन्फ्लेशन का उठाया, पहले आपने यहाँ से पढ़ा, उसके बाद आपने यहाँ से पढ़ा. उसके बाद जैसे ही आपने ये अच्छे से इन्फ्लेशन का टॉपिक पढ़ा और आपने इसके एक रफ नोट्स बना लिए, फिर आप चेक करेंगे कि पीवाईक्यू सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा. मोस्ट प्रोबेबली स्टैंडर्ड बुक के पढ़ने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व होना चाहिए, अनलेस कि उसमें कोई करंट का चीज़ भी ऐड किया गया है. ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड सम क्वेश्चंस. यू हैव टू फाइंड सम क्वेश्चंस ऑन इन्फ्लेशन. तो इंटरनेट पे आप जाएंगे, प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑन इन्फ्लेशन. तो उसके बाद यू टेक अप, यू ऑलरेडी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन. महंगाई क्या है, महंगाई कैसे होती है, महंगाई के 3 रीजंस है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन. महंगाई को मेजर कैसे किया जाता है, WPI, CPI, PPI, GDP डिफ्लेटर, ऐसे करते करते आपने पढ़ लिया मेजरमेंट. महंगाई का इम्पैक्ट क्या है कंज्यूमर पर, प्रोड्यूसर पर, डिमांड पर, इन्वेस्टमेंट पर, टैक्सेशन पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर, सब पर आपने महंगाई का सारा एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से कर लिया कवर. अब आपको पता है, यू नो द कॉन्सेप्ट. यू नीड सम एक्स्ट्रा नॉलेज टू सॉल्व द क्वेश्चंस. उसके लिए आप क्वेश्चंस निकालेंगे पीवाईक्यूज़ के या किसी मॉक सीरीज़ के. आप इंटरनेट पे जाके यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस ऑन इन्फ्लेशन, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का लिस्ट मिलेगा. स्टार्ट अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस. तो आपने अटेम्प्ट करना है, और आपको गारंटी में देता हूँ आपको इनसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमेशा मिलेंगे. यू विल ऑलवेज गेट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स हियर. और जो आपको यहाँ क्वेश्चन से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे वो अपने नोट्स में आपको ऐड करने हैं. तो कर लिया आपने नोट, मेजरली तैयार कर लिया आपने. एक ऐसा नोट जिसमें आपने एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स डाले, स्टैंडर्ड बुक के कुछ पॉइंट्स डाले, फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ पॉइंट्स डाले, फिर आपने मॉक क्वेश्चंस जो सॉल्व किए वहाँ से कुछ पॉइंट्स निकाले. तो इन्फ्लेशन का नोट आपका थोड़ा बहुत रफ नोट तैयार हो गया. अब आप क्या करेंगे, जब आपका ये नोट तैयार हो गया, यू हैव टू रिवाइज इट अ कपल ऑफ टाइम्स. 2-3 बार यू हैव टू रिवाइज इट, ताकि भाई ये टॉपिक मैंने कवर किया. अभी तक जो इस टॉपिक पर सारे क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मैंने सॉल्व किए. और जो अभी ये टेस्ट सीरीज़ वाले, फोरम IAS वाले, विजन IAS वाले टेस्ट सीरीज़ में इस पे क्वेश्चन डालते हैं, वो भी मैंने पढ़ा. बिकॉज काफ़ी सारी वेबसाइट्स है, UPSC PDF करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर उन टेस्ट सीरीज़ के PDFs चढ़ते हैं. वहाँ पर आपने देखा ये इन्फ्लेशन का क्वेश्चन है, ये आपने ऐड कर लिया अपने नोट्स में. तो एक रफ आपने नोट तैयार कर लिया. जब आपका ये नोट तैयार हो गया और आपने इसको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज़ किया, उसके बाद आप इस नोट का समरी बनाएंगे या सिनॉप्सिस तैयार करेंगे, जिसको भी शॉर्ट नोट्स कहते हैं. तो एक रफ आपका नोट बन गया. अब देखो ये करने का फ़ायदा क्या है, बिकॉज अगर आप नोट पे नोट बनाओगे, कॉपी जैसे आप सब ने लाई है, किसी ने JK बैंक की कॉपी लाई है, किसी ने वो एंकर वालों की जो आती है, जिनकी वो वायरिंग होती है, उनकी किताबें होती है, कॉपीज़ होती है, किसी का कोई होता है, वो क्या है, वो उषा फ़ैन वालों की किसी की कॉपीज़ होती है. तो आपने ये उस पर उषा फ़ैन वाली कॉपी पे बना लिया ये नोट मेजरली. अब ये जब लिखते जाएंगे, अकेला इकोनॉमी इतना ज़्यादा है कि आपकी 2 कॉपीज़ भर जाएंगी. उसके बाद हिस्ट्री में और 2 कॉपीज़ भरेंगी, पॉलिटी में और 2 कॉपीज़ भरेंगी. इतना कंटेंट आप तैयार करोगे कि जब आप 1.5 साल के बाद निकलोगे यहाँ से, आपको त्रोड़े में निकालनी है किताबें, और वो रिवाइजेबल नहीं है. इसीलिए उसको रिवाइजेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिनॉप्सिस, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. अब शॉर्ट नोट्स कब बनाने हैं, जब आपने टॉपिक पढ़ा एनसीईआरटी से, आपने स्टैंडर्ड से पढ़ा, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, आपने उसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया.
अब आपको पता है कि भाई मोटा मोटा इन्फ्लेशन तो मुझे पता है कि है क्या। अब जब मैं शॉर्ट नोट बनाऊंगा, मैं एक A4 शीट का पेपर लाऊंगा। इस A4 शीट के पेपर को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, लाइक दिस। A4 शीट का पेपर लाना है, उसको 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको भी। तो विल डिवाइड इट इन थ्री लेयर्स। उसके बाद इस रफ नोट से 2-3 बार रिवाइज करने के बाद मुझे पता चलेगा कि मुझे इन्फ्लेशन की डेफिनेशन अब लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज एनग्रेन्ड इन माई माइंड, आई नो दैट। मुझे क्या चाहिए, इन्फ्लेशन का कॉज जो है कभी कभी भूल जाता हूं मैं। तो आपने क्या किया, इन्फ्लेशन का टॉपिक, कॉजेस, एक ट्राइंगल बनाया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन, खत्म। आपको पीछे की स्टोरी सारी पता है, बिकॉज आपने पढ़ रखा है पहले। कॉजेज या फिर इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट में 1 2 3 4 5 6 इम्पैक्ट खत्म। फिर आपने देखा रिलेशन विद अदर कॉन्सेप्ट्स, इन्फ्लेशन का रिलेशन विद अदर कॉन्सेप्ट्स, 1 2 3 4 5 6 5 पॉइंट खत्म। तो जो आपने वहाँ से लिखा उसको आपको इन 2-3 पेजेस को जो आपने तैयार किए, इस आधे पेज पे कंसाइसली लिख लेना है। पूरे इकोनॉमी का आपके पास 30 से 40 पेजेस होने चाहिए पूरे इकोनॉमी के, बस। और वो ऐसे आपको तैयार करने, बिल्कुल कंसाइज लिखना है, बिल्कुल कंसाइज। ये चीज़ फिर रिवाइज हो सकती है। आई विल शो यू अ नोट ऑफ अ यूपीएससी टॉपर। ये ज्योग्राफी के उनके सिनॉप्सिस है। सी, अरे नो, आपको दिखाई देगा ही नहीं, ठीक है। देखो, ये स्पेसिफिक लैंड रिफॉर्म्स, फोल्ड माउंटेन्स, 1 2 3 पॉइंट वाइज 4 पॉइंट, छोटे छोटे कीवर्ड्स, कोई पैराग्राफ कहीं पर नहीं है। ये शॉर्ट नोट्स, समराइज नोट्स, डायग्राम बना ली, जहाँ पर डायग्राम है उसको एक, अब हम ये वो चीज़ भूल जाना, यूनिवर्सिटी वाला पहले डायग्राम बनाते थे फिर नीचे उसको एक्सप्लेन करते थे, वो चीज़ नहीं करना इधर। डायग्राम बना ली, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। तो ऐसे ही यहाँ फ्लो चार्ट बना लिया, यहाँ पर ये ग्राफ बना लिया, कुछ भी इस तरीके से। सिर्फ कीवर्ड्स, आपका ऐसा कीवर्ड जिसके पीछे वो कीवर्ड देखकर आपको उसकी पीछे की स्टोरी पहले से पता होगी। तो आपको यहाँ सिर्फ कीवर्ड्स डालने हैं, इसको हम टेलीस्कोपिक राइटिंग कहते हैं। यही कीवर्ड कल को मेंस में लगते हैं। मेंस में कभी भी आप फुल सेंटेंसेस नहीं लिख सकते, बिकॉज टाइम नहीं होता उधर। आपको इंट्रोडक्शन लिखना है फुल, बॉडी में सिर्फ आपको पॉइंट्स, दाने डालने हैं। बिकॉज आप लिखने बैठोगे ना सारी एक्सप्लेनेशन, तब तक आपका पेपर आधा ही आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू राइट एवरीथिंग, बिकॉज काफ़ी कम टाइम होता है मेंस के अंदर। आपको अगर बस कीवर्ड ही पता है, वो कीवर्ड डायग्राम वायग्राम में डालकर, पॉइंट में, बुलेट में डालकर ख़त्म करते हो आप। तो हम क्या करते हैं, जैसे आपने दिखाना है कि इन्वेस्टमेंट मॉडल लाइक हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्यों फेल हो रहा है इंडिया में। तो आपने पहले हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का इंट्रोडक्शन दिया 2 लाइन में, उसके बाद आपने बोला रीजंस ऑफ फेलियर, 1 2 3 4 पॉइंट, कंक्लूजन, खत्म, आंसर। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बिकॉज 150 वर्ड का मतलब हो गया 15 लाइनें। 2 लाइनें इसकी, 2 लाइनें इसकी, आपकी बची 11 लाइनें। 11 लाइनें में बॉडी लिखनी होती है, ख़त्म बात। उसमें भी आप कीवर्ड्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो वो कीवर्ड्स आपको इन नोट्स में तैयार करने हैं। तो जो भी आपने यहाँ सपोज़ 100-200 पेज बनाए, उन 200 पेजेस को आपको 40 पेजेस में कंसाइसली रखना है। ये 40 पेज फिर आपको बार बार रोज़ नज़र देनी है, आपको इकोनॉमी सारा याद हो जाएगा। जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने इकोनॉमी पढ़ा था संजीव वर्मा सर के पास, तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अ थिंग, बिकॉज दैट गाई, दैट टीचर, ही वॉज सो ह्यूज कि उसको कुछ वो नहीं एक्सप्लेन कुछ खास करता नहीं था। वो आता था, वो बोलता था, वो समझाता नहीं था, वो बोलता था। और वो भी इसकी मेहनत होती थी अगर वो कुछ बोलता, अपने मुंह से कुछ निकालता। फिर जाके ही डाइड एंड देन वी अंडरस्टूड कि ये कितना बड़ा टीचर था। और फिर जाके आई स्टडीड ऑन माई ओन, और एक भला वो एक टीचर का इधर, उसने काफ़ी हेल्प की, प्रोफेसर ने, इकोनॉमिक्स, बिकॉज आई हैड इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एज वेल। तो फिर जाके मुझे समझ आ गया धीरे। आज मुझे शुरू से लेकर आखिर का, आप इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक कहीं से भी उठा कर दे दो, आई कैन टीच दैट, आई नो द कॉन्सेप्ट, बिकॉज मैंने इतनी बार अब रिवाइज किया उसको,
पढ़ाते पढ़ाते रिवाइज किया, मेरा डिज़ाइन बन गया है पूरा सब्जेक्ट का दिमाग में। आई नो कि शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे करना है। ये डिज़ाइन जब तक आपको दिमाग में नहीं बनेगा एक सब्जेक्ट के बारे में, तब तक आपको वो अच्छे से याद नहीं। सेम चीज़ करना है हर एक सब्जेक्ट के साथ। फिर हिस्ट्री को उठाया, सेम चीज़, पॉलिटी को उठाया, सेम चीज़। और मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही काम है, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। मगर ये शुरू में आपका टाइम खाएगा, बाद में एग्ज़ाम के टाइम काफ़ी टाइम बचाएगा आपका ये। बिकॉज एग्जाम के टाइम यू डोंट हैव टू गो बैक टू बुक्स, यू डोंट हैव टू गो बैक टू दीज लॉन्ग नोट्स, यू जस्ट हैव टू गो बैक टू समरी शीट्स। पॉइंट 5 है जो याद है आपको, ठीक है। ये बाद में टाइम बचाएगा आपका, शुरू में टाइम खाएगा। तो अभी आपको ये काम करना है बिकॉज आप शुरू कर रहे हो, अभी है आपके पास टाइम। कल को जब प्री मेंस हो जाएगा, फिर मेंस में बाहर, मेंस में जैसे अंदर जाते हैं तो हर एक बच्चे के पास अपने अपने नोट होते हैं, तो अंदर चलते चलते नज़र देता है। तो आपके पास ऑलरेडी त्रोड़ है, तो आप किसको नज़र दोगे? तो इस नज़र देने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपको पता चले। 40 पेजेस में नज़र दे दिया, पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, समझा? ये है थोड़ा नोट मेकिंग का। कोई क्वेश्चन है? शाबाश। नोट मेकिंग भी, ये सिनॉप्सिस भी कब बनाना है? 2-3 बार रिवाइज करने के बाद। तो मान के चलिए जैसे कल से हमारा हिस्ट्री शुरू हो रहा है, तो हिस्ट्री का पहला जो लेक्चर होगा मेजरली इंट्रोडक्शन होगा। तो कंपोनेंट्स आपको कल ही मिलेंगे, जो मैं बता रहा था ना सब्जेक्ट के क्या क्या कंपोनेंट। फिर सर को उधर ही बोलना है, सर हमें बताइए इसके लिए कौन सी किताब पढ़नी है। तो वो आपको किताब बोलेगा, NCERT बोलेगा कि बिपिन चंद्र लाओ या स्पेक्ट्रम लाओ, दोनों में से एक लेकर आओ। तो आपने स्पेक्ट्रम लाई। उसके बाद आपने बोला कि PYQs कहाँ से मिलेंगे, तो बोला दिशा पब्लिकेशन की किताब है वो PYQs वाली लेकर आओ। उसके बाद इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, गूगल का, कि मॉक क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं। उसके बाद जो भी सर टॉपिक पढ़ाएगा, सबसे पहले जैसे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, तो पहला टॉपिक, तो पहला टॉपिक आप यहाँ से किताब से भी पढ़ेंगे, सर के लेक्चर से भी पढ़ेंगे, यहाँ से भी कवर करेंगे, यहाँ से भी कवर करेंगे और अपना नोट बनाएंगे। फिर ये नोट जब तैयार हो गया आपका, फिर 2-3 बार इसको रिवाइज करने के बाद आप उसके शॉर्ट नोट्स, सिनॉप्सिस बाद में बनाएंगे। समझा? इस तरीके से मेजरली टीचर यहाँ पर NCERT वगैरह स्टैंडर्ड बुक कवर कर लेता है। मगर ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको जो टीचर पढ़ाएगा 1-2 महीना उसमें सारा ही कुछ निकल जाए, ऐसा कोई टीचर दुनिया में बना नहीं है। वरना जितना इसका सिलेबस है और जिस हिसाब से पढ़ाना चाहिए, UPSC की कोचिंग कम से कम 2.5 साल की होनी चाहिए। तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टीचर जो पढ़ाएगा, जैसे मुझे इकॉनमी पढ़ाना है, आप मुझे 4 महीने दो, मैं दिखाऊंगा कि इकॉनमी के सारे क्वेश्चन निकलेंगे या नहीं। मगर मैं 4 महीने अकेला इकॉनमी पढ़ाने बैठा तो आप सब लोग भाग जाओगे। इसीलिए हमें इसको क्या करना पड़ता है, कन्फाइन 2 महीने में ख़त्म करो, 2.5 महीने में ख़त्म करो। पूरा कोर्स 15 महीने में ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बोलेंगे कि आपका UPSC का कोर्स 2.5 साल का है तो कोई भी यहाँ फिर नहीं आएगा। तो इंडस्ट्री का डिमांड ऐसा है कि करना पड़ेगा कम इसको। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। कोई आपको करके नहीं दे सकता। ज़्यादा से ज़्यादा टीचर आपको PYQs कराएगा, सब्जेक्ट खोल के बताएगा, एक्सप्लेन करेगा, कॉन्सेप्ट समझाएगा। वैल्यू एडिशन आपको खुद करना है। सो ये एग्ज़ाम अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी से ही क्वालिफाई होगा। नो वन कैन हेल्प यू। आपको अगर आदत है कि मुझे चम्मच में खिलाया जाए, ये एग्ज़ाम फिर आपके लिए है नहीं। ये अकेला सिर्फ सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई होगा। अब कोचिंग आने का फ़ायदा सिर्फ होता है कि अगर मुझे खुद 15 महीने या 2 साल लगते, कोचिंग में मुझे 12 ही महीने लगेंगे, इतना ही फ़ायदा है। बाकी करना तो तब भी खुद ही है, ठीक है। सो ये एक ही ऐसा है कि थोड़ा एक्सेलरेट होता है। जैसे आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि कॉन्सेप्ट NCERT से, फिर स्टैंडर्ड बुक से, फिर उसके प्रीवियस क्वेश्चन करना। प्रीवियस क्वेश्चन में कभी ऐसा ऑप्शन होता है जो समझ ही नहीं आता, जो किसी किताब में नहीं होता। जैसे अभी परसों उन्होंने UPSC के 2023 वाले पेपर में बीटा पर एक क्वेश्चन डाला था फाइनेंशियल मार्केट में। अब मजाल आप मुझे कोई भी NCERT और कोई भी स्टैंडर्ड बुक इकोनॉमी के दो जिसमें बीटा का टॉपिक कवर्ड है, कहीं पर कवर्ड नहीं है। तो आपने, ये टीचर ने वो रिसर्च किया होता है, वो आपको वो अपना जो उसने इतने साल रिसर्च किया वो आपको दे देगा। उससे आपका काम थोड़ा जल्दी हो सकता है, बाकी तब भी खुद ही करना है। ये बेसिकली अपनी सेल्फ स्टडी से ही क्वालिफाई होता है। कोई क्वेश्चन है? क्लियर हो गया सब? ये 2 चीज़ों में हो सकता है अगर आपको कोई सवाल नहीं है। या तो आपके सर के ऊपर से सब जा रहा है, या तो सब कुछ ही समझ आ रहा है। हाँ,
सर के ऊपर से, ठीक है। देखिए अब I'll now tell you if you want to start from tomorrow, चाहे यहाँ से चाहे घर से जहाँ से करना है आपको, आप कल से क्या करेंगे। आपको मैंने कल कहा था सिलेबस लाने को, पढ़ा आपने वो? अब उसको अपने हाथ से लिखना, पढ़ना ठीक है, अब अपने हाथ से लिखना। तो आपका GS1, GS2, GS3 अपने हाथ से लिखना है, और उसमें जो स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए हैं आपको पता होना चाहिए। तो आपने GS1 की फ़ाइल, 2 की फ़ाइल, 3 की फ़ाइल, 4 की फ़ाइल अपने हाथ से लिखनी है, और रोज़ाना इसको दीवार पे चिपकाओ, और सुबह सवेरे अपने माँ बाप का चेहरा देखने के बाद उसका चेहरा देखना है, ठीक है। कंटिन्यूसली याद करना है कि GS1 में क्या क्या स्पेसिफिक टॉपिक्स है। जब तक आपको ये पूरा याद नहीं होगा तब तक मुश्किल हो जाएगा पूरा पढ़ना। यू विल बी लॉस्ट कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा हूँ। तो सिलेबस याद करना अच्छे से। अब इसमें से नाउ यू डिसाइड कि मुझे पहला सब्जेक्ट कौन सा उठाना है। तो पहला सब्जेक्ट आप उठाएंगे हिस्ट्री, लेट्स अज्यूम हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में वही काम, सबसे पहले प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन, उसके बाद मेंस में कितने मार्क्स आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू में इसकी क्या वेटेज है, टीचर से बात कर ली वो बताएगा। सेकंड, अब जो भी इसमें क्वेश्चंस आएंगे उसके बाद उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और जो भी उसके कंपोनेंट है कौन सा कंपोनेंट प्री ओरिएंटेड है, कौन सा कंपोनेंट मेंस ओरिएंटेड है, कौन सा कंपोनेंट प्री और मेंस दोनों में आता है। ये काम ये आपको होमवर्क करना शुरू करने से पहले। देन यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग योर फर्स्ट कंपोनेंट फ्रॉम NCERT। तो आपकी हिस्ट्री की NCERT आपकी एंशंट की आती है। एंशंट की NCERT है आपकी RS शर्मा। मिडीवल की NCERT है आपकी सतीश चंद्रा। मॉडर्न की NCERT है आपकी बिपिन चंद्र। या तो बिपिन चंद्र पढ़ो या फिर स्पेक्ट्रम आती है किताबें। फिर पोस्ट मॉडर्न के लिए हम बिपिन चंद्र पढ़ते हैं। ये आपकी होगी किताबें इसकी स्टैंडर्ड लेकर। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें 6th से शुरू करना चाहिए या 11th से। उसका जवाब ये है आपको 11th से शुरू करना चाहिए। अगर आपको 11th की किताबें समझने में दिक्कत आ रही है तब आपको 9th, 10th और 8th तक जाना चाहिए। अगर आ रहा है 11th, 12th समझ तो 6th पढ़ने का ज़रूरत फिर नहीं है। आपको 11th की ज्योग्राफी समझ आ रही है देन डोंट स्टडी 10th की ज्योग्राफी बिकॉज वो रिपीट होगा वो सारा 11th, 12th में। तो जस्ट फोकस ऑन 11th, 12th। अगर समझ नहीं आ रहा देन यू हैव टू गो टू लोअर क्लासेस। इसका मतलब मेरी लेवल अभी इतनी कम है कि मुझे लोअर क्लासेस पढ़ना पड़ेगा। आमतौर पर जैसे मैंने कभी 6th, 7th वगैरह नहीं पढ़ा है। I've studied 11th, 12th because it was easy for me to understand geography या इकोनॉमी जैसा सिस्टम। ये रहेगा आपका NCERT। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप किताब लाएंगे दिशा पब्लिकेशन की, दिशा पब्लिकेशन या कोई भी पब्लिकेशन लाओ जिसमें 2023 तक ये 13 से 23 ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, एवरी क्वेश्चन। आप मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली किताब नहीं लाना बिकॉज जैसे आर्यहंत लेकर आता है वो मेंस के मॉडल आंसर्स देता है, वो वाहियात आंसर्स होते हैं। तो डोंट गेट अ मेंस वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू ओनली नीड टू गेट प्रीलिम्स वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेंस के जो PYQ है वो आपको यहीं पर हम मॉडल आंसर उसके देंगे खुद बनवा कर। तो हम जैसे मॉडल आंसर्स बनवा रहे हैं यहाँ, शो यू। जैसे आज हमने ये मॉडल आंसर शेयर किया, ये मॉडल 6 है। जैसे ये क्वेश्चन है, द पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज अ चैलेंज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट मेकिंग ड्यूरिंग द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड, क्लैरिफाई। तो वी हैव आफ्टर स्टडिंग ऑल दी सोर्सेज, जितने भी ऑनलाइन के सोर्सेज है उनसे पढ़कर हमने इसका एक आंसर बनाया और ये हम बच्चे को देते हैं। ये बच्चा फिर याद करता है, ठीक है। वी हैव टू क्रैम इट, अब कंटेंट याद करना है। फिर आपका धीरे धीरे जब आपको अब सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, कंटेंट आपका तैयार हो गया, देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट
क्वेश्चंस मेंस वाले, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। अब मेंस में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, आंसर लिखने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरियाज पता होने चाहिए आपको। सबसे पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बिना कंटेंट के आंसर राइटिंग नहीं होगी। सेकेंडली, यू नीड टू बी वेल अवेयर ऑफ द स्ट्रक्चर कि हम किस स्ट्रक्चर में आंसर लिखते हैं। उसके लिए ये तो टीचर आपको बताएगा, या अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, टॉपर्स कॉपी निकालो आप फोरम IAS की, वो आपको वहाँ पर बताएगा टॉपर आंसर कैसे लिखता है, स्ट्रक्चर क्या है आंसर का, कहाँ पर डायग्राम बनाता है, कहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखता है, बॉडी में कैसे लिखता है। जैसे आपको सवाल आ गया कि बताइए नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के वर्किंग में क्या सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ है, ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। नीति आयोग जनवरी 2015 में आया, अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, एंड इट वुड बी अ थिंक टैंक जो ग्लोबल को, जो गवर्नमेंट को हेल्प करेगा इन पॉलिसी मेकिंग। लिखा आपने इंट्रोडक्शन। फिर आपको लिखना है सिमिलैरिटीज़। तो सिमिलैरिटीज़ हम लिखते हैं, ऐसे टेबल बनाया, यहाँ से नीति लिखा, यहाँ से प्लानिंग कमीशन लिखा, सिमिलैरिटीज़ डाल दी। ऐसे ही डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस डाल दी, फिर कंक्लूजन डाल दिया। ठीक है, तो शॉर्टकट भी होता है, जैसे IDBC, कभी किसी आंसर में IDBC लगता है, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर डायग्राम बनाई, फिर बॉडी लिखी, फिर कंक्लूजन लिखा। कभी किसी आंसर में पेस्टल लगता है, कभी किसी आंसर में पिट्स टेक्निक लगती है। तो ये अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग GS के पेपर में लगती है वो, लेकिन अभी आपको नहीं करना, बिकॉज यू आर नाउ स्टार्टिंग ओनली। You have to study the subject first, then only you'll be able to write the answers. और जब हम आपको यहीं से मॉडल आंसर्स देंगे, उसको याद करके ही आपको आंसर लिखना है। जब तक आप आंसर लिखने में थोड़ा तैयार हो जाओ, जब आपके थोड़ा 10-15 मॉडल आंसर्स आपको याद हो जाएंगे, फिर हम आपको एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन देंगे कि इसको अटेम्प्ट करके बताओ आप। देन ओनली विल बी इवेलुएटिंग दैट क्वेश्चन, क्या आपका कहाँ पर वीकनेस है, कहाँ पर स्ट्रक्चर कमज़ोर है, कहाँ पर कंटेंट कमज़ोर है, वो बाद में देखा जाएगा। शुरू में पहले अच्छे से कंटेंट तैयार करना है अपना। समझा? बेसिकली यही है इसमें। आई डोंट थिंक मैंने कुछ छोड़ दिया। आई कवर्ड द सिलेबस, एग्ज़ाम का पैटर्न, नोट मेकिंग। हाँ, यस, करंट अफेयर। जी जी, जी देखिए, करंट अब कहाँ से पढ़ना है? सबसे पहले देखिए, हम जब भी सब्जेक्ट उठाते हैं, सपोज हिस्ट्री उठेगा या आप घर पे उठाओगे, तो आपने एक सब्जेक्ट उठाया, जब तक ये सब्जेक्ट ख़त्म नहीं होगा आपका फुल फोकस इसी सब्जेक्ट पे होना चाहिए। बिकॉज आमतौर पर यहाँ पर कश्मीर में कुछ इंस्टीट्यूशंस करते हैं जो हिस्ट्री उठाएंगे, हिस्ट्री के साथ फिर इकोनॉमी भी उठाएंगे साथ में, तो दो कंपोनेंट साथ में चलाएंगे। अब वो पहले हिस्ट्री का उसको पता है मुझे NCERT पढ़नी है, फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, फिर नोट्स बनाने हैं, फिर PYQ देखना है, फिर मॉक देखना है, उसका पूरा दिन उसी में चला जाएगा, वो इकोनॉमी नहीं पढ़ पाएगा। तो आपको एक सब्जेक्ट उठाना है, उसी को पहले ख़त्म करना है, देन ओनली यू विल गो टू अनदर सब्जेक्ट। तो आपने हिस्ट्री उठाया। अब याद रहे, हिस्ट्री में भी करंट आता है, हिस्ट्री में भी करंट आता है। फॉर एग्जाम्पल, बाल गंगाधर तिलक की 100th डेथ एनिवर्सरी है। अब ये करंट का टॉपिक है या हिस्ट्री का टॉपिक है? 100th डेथ एनिवर्सरी करंट का टॉपिक है। तो इस करंट के टॉपिक से बाल गंगाधर तिलक के कंट्रीब्यूशन पे सवाल आएगा आपको। समझा? तो हिस्ट्री में जो सवाल बनाए जाते हैं वो भी करंट से उठाए जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन आए, क्यों सवाल आया? क्योंकि हमने एक एंशिएंट साइट डिस्कवर की थी उसी साल। धोलावीरा पे क्वेश्चन आया। धोलावीरा एंशिएंट साइट थी विच वॉज वेरी मच पॉपुलर फॉर वाटरशेड डेवलपमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। तो धोलावीरा पे एक एंशिएंट साइट पर क्यों क्वेश्चन आया? क्योंकि धोलावीरा के एडजेसेंटली हमने एक नई साइट ढूंढी थी। तो ये हिस्ट्री भी कहाँ से निकलता है? मेजरली करंट से निकलता है। अब इन्होंने बोला करंट कहाँ से पढ़े? मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, मगर सिर्फ एडिटोरियल। आप न्यूज़पेपर से न्यूज़ जमा मत करना, बिकॉज आप बहुत परेशान हो जाओगे उससे, और आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये खाम मजदूरी का काम है। आपको सिर्फ अपनी आंख से क्या पढ़ना है? एडिटोरियल। एंड आई एम गिविंग यू दिस बिफोर हैंड कि यू विल नॉट अंडरस्टैंड एडिटोरियल व्हेन यू रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको समझ नहीं आएगा वो।
सो टेक सम हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियो को, एडिटोरियल को एक्सप्लेन कर रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया आएगा। एडिटोरियल जुडिशियसली पढ़ते रहो आप। रहा सवाल न्यूज़पेपर में जो बाकी न्यूज़ आती है, क्या मैं पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ? बिल्कुल नहीं पढ़ना, अभी आपकी वो लेवल नहीं है। आप क्या करेंगे, आपने हिस्ट्री पढ़ा, आप जाएंगे विजन आईएएस की वेबसाइट है, वहाँ पर आपको सर्च करना है करंट अफेयर। वहाँ पर मैगजीन्स है जो मुफ्त में वो पूरी इंडिया को देते हैं। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई। तो कुछ ही दिनों में जून की मैगजीन तैयार हो जाएगी उनकी, एक महीने पहले वाली। तो जून की मैगजीन जैसे ही आप खोलोगे, वहाँ पर लिखा होगा पॉलिटी, पहला सेक्शन, पॉलिटी के नए करंट के टॉपिक्स जून के महीने के। फिर लिखा होगा इकोनॉमी, उसके टॉपिक्स। फिर लिखा होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके टॉपिक्स। अब ना आपको पॉलिटी पढ़ना है, बिकॉज अभी आपका पॉलिटी तैयार हुआ ही नहीं, शुरू ही नहीं किया आपने। ना आपको इकोनॉमी पढ़ना है, ना आपको साइंस एंड टेक पढ़ना, आपको सीधा जाना है किस पर? हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर। तो जो आपने हिस्ट्री यहाँ से पढ़ रहे हो, साथ साथ हर महीने का हिस्ट्री का पोर्शन कवर करना है आपको। और इसके कोई नोट वोट नहीं बनाना, वो नोट ही फॉर्म में होता है, वहीं से उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपनी कॉपी में डाल देना, बस उसको पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना। जून का महीना पढ़ा, फिर पीछे जाना है, आगे नहीं, फिर पीछे जाना है। जून से पहले कौन सा महीना? मई की मैगजीन निकाली, हिस्ट्री का पोर्शन देखा, उसमें आपने देखा अलग न्यूज़ होगी मई के महीने की। फिर पीछे गए, फिर पीछे गए, फिर पीछे गए। कम से कम आप इस साल, क्योंकि आपको अगले साल एग्जाम देना, इस साल के जनवरी तक आपको कवर करना है, जनवरी 2023। तो आप जून से शुरू करोगे और आप पीछे की तरफ जाओगे। अब पीछे की तरफ क्यों जाओ? आप शुरू क्यों ना करोगे 1 जनवरी से? बिकॉज अगर आप 1 जनवरी से शुरू करोगे, काफ़ी सारी न्यूज़ बाद में रिपीट होती है, इसीलिए आपको रिपीटेड वाली न्यूज़ पहले पढ़नी है। वो अपडेटेड वर्जन होगा उस न्यूज़ का। आपने जैसे ही वो अपडेटेड वर्जन पढ़ी, आप पुरानी न्यूज़ स्किप कर सकते हो। इसीलिए आपको जून से शुरू करना है और पीछे की तरफ जाना है। तो करंट अफेयर वहाँ से करना है। यू डोंट हैव टू स्टडी न्यूज़पेपर फॉर गैदरिंग न्यूज़। न्यूज़पेपर सिर्फ एडिटोरियल के लिए। न्यूज़ वगैरह सारी विजन आईएएस की वेबसाइट पर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा मुफ्त में। वो सिर्फ न्यूज़पेपर कवर नहीं करते, वो पीआईबी कवर करते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स कवर करते हैं, वो बजट कवर करते हैं, वो सारा कवर करते हैं। उन्हें एक ही में सब कुछ डाला होता है। आप खुद ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लोगे? द हिंदू पढ़ोगे, वो एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड भी पढ़ते हैं। तो वो आपको एक ही जगह पर सारा करके कवर करके दे देते हैं कि भाई ये पढ़ लो बस। एक और होता है वहाँ विजन आईएएस की वेबसाइट पर, वो होता है 365। उसमें क्या उन्होंने रखा होता है? 1 साल का करंट अफेयर, 1 साल का पूरा। उस 1 साल के करंट अफेयर में काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि उनको छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाना होता है, उन्होंने स्किप की होती है। आपको 1 साल का करंट नहीं पढ़ना है, आपको मंथली मैगजीन्स पढ़नी है, एक महीने वाली। तो 1 महीना, फिर पुराना महीना, फिर पुराना महीना, फिर पुराना महीना। दैट इज़ हाउ आपका करंट कवर करना है सब्जेक्ट वाइज। कल को हिस्ट्री की जगह अब क्या उठेगा? जैसे इकोनॉमी, फिर आप वापस वही जून के महीने पे जाओगे, फिर आप इकोनॉमी की न्यूज़ निकालोगे। इकोनॉमी बाकी उधर ही रखना आप, ठीक है? खामखा इकोनॉमी के टाइम पॉलिटी पढ़ने बैठोगे, पॉलिटी के टाइम ईवीएस पढ़ने बैठोगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। तो जो चल रहा है सब्जेक्ट, उसी की न्यूज़ बस, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। शुरू में काफ़ी ओवरवेलमिंग हो रहा होगा कि कितना कुछ करे, योजना, कुरुक्षेत्र लोग कहते हैं, वो भी करना है, नहीं करना है। जितना आपको बताया जाएगा ना, जस्ट स्टेप बाय स्टेप उतना ही फॉलो करो आप। आपकी लेवल खुद बोलेगी फिर कल को आपको कि क्या करना है, ठीक है? जहाँ कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर लास्ट बैच में, देयर वाज दिस स्टूडेंट, फरहत नाम है उसका, शी वॉज सो गुड। उसने सब्जेक्ट्स पढ़े कुछ, मुझे लगता है 5-6 सब्जेक्ट पढ़े उसने, और उसके इतने अच्छे आंसर थे। वो भी कोचिंग उसकी ख़त्म नहीं हुई। मैंने उसको बताया, यू डोंट नीड अस, तुम छुट्टी करो। आई टोल्ड हर टू लीव द कोचिंग, बिकॉज मुझे लग रहा था उसको आने जाने में जितना टाइम लगता है वो इससे बेहतर घर पे कर लेगी, बिकॉज शी वॉज ट्रिमेंडसली गुड। और ऑलरेडी उसका जॉब एग्रीकल्चर में लग गया, लेकिन शी स्टिल वॉन्ट्स टू ट्राई टू गो फॉर सिविल सर्विसेज। तो हमें फिर पता चल जाता है, लाइक देयर आर स्टूडेंट्स जो हमें पता चलेगा ना, दिस इज़ द गाय जिसको अब हाथ में आ गई ये चीज़, इसको फिर हमारी ज़रूरत नहीं है, वो पता कर लेगा खुद से भी। शुरू में थोड़ा आपको ओवरवेल्म लगेगा कि ये भी करना है, वो भी करना है, क्या करना है, तो स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने आज बोला, फोकस ऑन सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चन, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, उतना ही एक सब्जेक्ट, बाकी के बारे में सोचना नहीं आप।
जब दूसरा सब्जेक्ट आएगा वो खुद तब कवर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट एल्स? ऑप्शनल बेटा यहाँ पर अलग अलग बच्चों का अलग अलग होता है। तो आपका जो भी ऑप्शनल है, क्या है आपका ऑप्शनल? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शबीर सर पढ़ाते हैं एडुकेमी से, वी हैव अ टाइप विद एडुकेमी। वो ऑनलाइन आपको मिलेगा थ्रू क्विंटेसेंस ओनली, तो वो दिल्ली से ही रिडायरेक्ट होगा, वो यहाँ नहीं आएंगे। वो ही इज़ अ वेरी बिग टीचर, इट डज़ नॉट कम टू रीजनल सेंटर्स, वो दिल्ली से ही रिडायरेक्ट करेंगे। तो जिसका जो भी ऑप्शनल है, हर दूसरे महीने बैच बनता रहता है उनका। चाहे एंथ्रोपोलॉजी है, उसका हमारा करणदीप सर के साथ टाइप है। करणदीप सर अनदर वेरी बिग नेम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन करोल बाग। वी हैव अ टाइप विद PSIR शशांक त्यागी के साथ। तो अलग अलग टीचर्स के साथ टाइप है हर ऑप्शनल पर। जिसका जो ऑप्शनल है उनको हम वहीं पे रिडायरेक्ट करेंगे, वो अलग सेपरेट है। हमारा यहाँ जो ऑफलाइन में होगा दैट वुड बी जनरल स्टडीज़, CSAT, आंसर राइटिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आपका इंटरव्यू जब आपका हो जाएगा। तो प्री जिसका क्वालिफाई होगा उसको हम मेंस के लिए बिठाते हैं अलग से, मेंस जिसका क्वालिफाई होगा उसको हम इंटरव्यू के लिए बिठाते हैं। तो आपको शॉर्ट में इंटरव्यू तक कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बट ऑप्शनल एक ऐसा चीज़ है जिसमें, जैसे इस क्लास में ज्योग्राफी कितने का है? 2 बच्चों का। अब 2 बच्चों के लिए कोई बड़ा टीचर आएगा नहीं, तो रीजनल सेंटर्स पे ये प्रॉब्लम होती है। अब दिल्ली में उनके क्लास में एक क्लास में 1500 बच्चे होते हैं, सो ही विल नॉट बी एबल टू कम लाइक दिस। तो बेहतर रहता है वो आप किसी बड़े टीचर से दिल्ली से ही पढ़ें ऑप्शनल। अब यहाँ पर अगर कोई आएगा ऑप्शनल के लिए, मेरा ये एक्सपीरियंस बोलता है आपको दिग्गज टीचर्स चाहिए होते हैं ऑप्शनल के लिए। मेरे जैसे टिंगू ऑप्शनल में नहीं लगते हैं, ऑप्शनल में बड़े टीचर चाहिए होते हैं जिसको 20-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज वो जो बोलते हैं आपको उसमें से सारा निकल जाता है। और कुछ? बोलो। कुछ छूट तो नहीं रहा? ईयर्स का? नो, सिलेबस कवरेज वुड टेक यू 1.5 year सिलेबस कवरेज। सो आप मैक्सिमम मान लो 2 साल का वक्त, ठीक है, विद सिलेबस कवरेज प्लस मॉक टेस्ट्स, वो लेकर 2 साल। 2 साल की प्रिपरेशन ख़त्म होकर आपका पहला अटेम्प्ट होना चाहिए, एंड योर फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी द बेस्ट अटेम्प्ट आपकी ज़िंदगी का। डोंट इवन थिंक अबाउट अ सेकेंड अटेम्प्ट। तो 2 साल की प्रिपरेशन, देन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट इज़ द टारगेट। फिर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो वी कैन मूव ऑन टू सेकेंड अटेम्प्ट, वो फिर बाद की बात है। पर 2 साल इज़ इनफ, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। 2 साल से ज़्यादा वक्त इसको लगता है, इसका मतलब वो सही से पढ़ नहीं रहा, वो कहीं और घूम रहा है, वो भटक रहा है। एक नॉर्मल प्रिपरेशन 1.5 साल की प्रिपरेशन प्लस मॉक लेकर 2 साल का इनफ है इस एग्ज़ाम के लिए। भाई ये इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, और आप इसके लिए एस्पायर करना चाहते हो। मैं आपको हवाई बातें नहीं बोलना चाहता, तो मैं आपको बता सकता था अच्छी अच्छी बातें ताकि आप मोटिवेट हो जाए। दिस इज़ द रियलिटी। इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, इट ओनली कम हियर। इफ़ यू लग रहा है कि दिस इज़ नॉट अचीवेबल, इट्स बेटर फॉर यू टू थिंक फॉर समथिंग एल्स। मगर इसमें जितना ज़्यादा मेहनत और डिफ़िकल्टी है, ऑलमोस्ट हर इंसान जब तक वो क्वालिफाई नहीं करता उसको ये बहुत मुश्किल लगता है। जैसे वो क्वालिफाई करता है फिर उसको लगता है कि उतना मुश्किल नहीं था। और मैं आपको बता रहा हूँ, देयर इज़ अ टाइम इस प्रिपरेशन में जब आता है, जब आपको ये हाथ में आ जाता है ना, देन यू डोंट फील लाइक कि आपको कुछ और करना चाहिए। यू नो कि भाई इतना ही है और कुछ खास है नहीं इसमें। एक एटीट्यूड में चेंज आ जाता है। शुरू में जब आपको, जैसे आई कैन इमेजिन माई सेल्फ एट योर प्लेस, और अगर कोई मुझे ये सब बोल रहा होता, मुझे एक ओवरवेलम लगता है काफ़ी सारा। पर आप इमेजिन करो, एक चीज़ के लिए आप पढ़ रहे हो 1.5 साल, यू विल ब्रेक इट डाउन टू 100 पार्ट्स। आप एक एक पार्ट को डिस्ट्रॉय करते रहोगे, और 1 साल 1.5 साल में यू कवर द एंटायर थिंग। 1 साल में इंसान क्या कर सकता है भाई?
बस ये इसको मान के चलना है कि दिस इज़ दी ओनली फोकस। आपको आईएएस के लिए पढ़ना है, आपको बस तगड़ी तैयारी करनी है। उसके नीचे के जितने एग्ज़ाम्स हो ना वो हलवा बनेंगे आपके लिए, हलवा। मैंने एक बार पता नहीं मुझे मुंह से निकल गया था कि केएस का एग्ज़ाम, एक वीडियो में मैंने बोला केएस का एग्ज़ाम हलवा था, ऐसा मैंने बोला था। मेरी इतनी ट्रोलिंग हुई क्योंकि उनको लगा था कि ये डिफ़िकल्ट था। पर जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं उनको केएस का एग्ज़ाम हलवा ही लगता है। जैसे पिछले साल का एग्ज़ाम केएस की हिस्ट्री में सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम माना गया, लेकिन यूपीएससी वालों के लिए वो कुछ भी नहीं था। तो ये मैं आपको यूपीएससी का स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ। अगर मैं केएस की लेवल पर आऊँ, इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट एट ऑल। लेकिन यूपीएससी के लिए इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। पर जहाँ पर आपको इतना एफर्ट देना है, आपका रिवॉर्ड भी तो उतना ही है। आपको डायरेक्ट ऊपर बिठाना है, एसपी बनाना है, डीसी बनाना है। ऐसा इंसान जो वहाँ पहुँचेगा उसने काफ़ी स्ट्रगल किया होगा ज़िंदगी में, काफ़ी मेहनत की होगी। मेहनत के लिए तैयार रहना है और ख्वाब बड़े देखने हैं। डोंट सेटल फॉर लेस, प्लीज़ नेवर सेटल फॉर लेस। आप यहाँ आईएएस के लिए पढ़ोगे, जैसे ही एसएसबी का कल को पोस्ट आएगा सब के सब भरेंगे एसएसबी का पोस्ट। डोंट सेटल फॉर लेस। आपकी उम्र है अभी, आप बड़ा ख्वाब देखो, उसके लिए एक स्ट्राइव करो। जब नहीं मिलेगा तब जाके कुछ और कर लेना, पर डोंट सेटल फॉर लेस एज ऑफ नाउ। आप यंग है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। यू कैन गिव इट 2 ईयर, 2 ईयर तो इनफ है इस एग्ज़ाम के लिए। यू कैन गिव इट 2 ईयर्स। तीसरे साल आप आईएएस दो, केएस दो, दोनों एक साथ देते रहो। कहीं ना कहीं इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी होगी तो हो जाएगा। इतना कुछ तूफान नहीं है ये, बस ये कि दुरुस्त स्ट्रेटजी होनी चाहिए, भटकना नहीं है उधर इधर। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैंने कल भी कहा, दिस इज़ दी ओनली वे। अगर आपको कोई और चीज़ कोई बता रहा है, देर इज़ नो अदर वे, दिस इज़ दी ओनली वे। एक जैसे होता ना इसमें सूफीज़म में आपने एक सिलसिला होता है कि आपने किससे पढ़ा, फिर उसने किससे पढ़ा, फिर उसने किससे पढ़ा। एक स्पिरिचुअल लीनिएज होती है आपकी। फिर जो जिसका डिसाइपल होता है वो किसी और के पास जा नहीं सकता। तो इसमें भी एक लीनिएज होता है। आपको अल्लाह ताला ने मुझे चुना आपको ये चीज़ बताने के लिए। जस्ट स्टिक टू मी ओनली नाउ। मैं नहीं कह रहा हूँ इधर आने के लिए, मैं बस बता रहा हूँ एज ए सेंस कि स्टिक टू माई वर्ड्स, दैट इज़ व्हाट आई मेंट। स्टिक टू माई वर्ड्स, जो मैं बता रहा हूँ यही सच है, और कोई किसी से आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ इट। कोई आपको कोई उधर की चीज़ें बताएगा, यू डोंट नीड दैट। आपको मैंने सारा सच बता दिया है। अब आपकी है कि आपको जाना है इसमें, नहीं जाना है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, इंसान जब तक बड़े ख्वाब नहीं देखेगा तब तक वो अचीव नहीं करेगा उसको। आपका ख्वाब ही छोटा है तो आप छोटे ही इंसान रहोगे हमेशा। बड़ा इंसान हमेशा बड़े ख्वाब देखता है, तो ये बड़ा ख्वाब है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव इन कश्मीर। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर। आई एम जस्ट सेइंग हमारे लोगों को थोड़ी सहूलियत पैदा हो जाएगी इसकी वजह से। सोल्यूशन नहीं है ये। सोल्यूशन क्या आएगा वो मेरी दिमाग में भी नहीं है। कश्मीर के मसाइल का ये सोल्यूशन नहीं है, मगर कश्मीरी लोगों के लिए ये सहूलियत पैदा करेगा। फ़िलहाल के लिए टेम्पररी सोल्यूशन है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम स्ट्राइविंग फॉर। और कुछ ट्रीट अस एज योर एल्डर ब्रदर्स। यहाँ पर आपके सारे टीचर आपके बड़े भाई की तरह हैं। आपका क्लास जैसे कल दूसरी जगह होगा, हम लेकर जाएंगे आपको उधर। सेटल अपना एक अच्छा सा ग्रुप देख लो, बिकॉज़ मेरा एक्सपीरियंस है सारे बच्चे पढ़ने आते नहीं हैं, इसीलिए कोचिंग में से ज़्यादा सिलेक्शंस बच्चों की होती नहीं। बिकॉज़ जो प्राइवेट कोचिंग्स होती है उनमें बच्चे सिर्फ नाम के ले जाते हैं ताकि गांव में पता चले कि आईएएस की कोचिंग कर रहा है। मेजॉरिटी बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, इसीलिए वो फेल ही रहेंगे फिर हमेशा। कुछ बच्चे हैं जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं, वो पता चल जाता है, विद इन अ वीक पता चल जाएगा कौन पढ़ने वाला है। तो उनको दिमाग में रखते हुए, अगर आपको बगल वाला पढ़ने में एनहांस नहीं कर रहा और गिरा रहा है, इमीडिएटली अपनी सीट चेंज कर लो आप। और ऐसे बच्चों के साथ रहो जो आपको उठाएंगे। और ऐसी पर्सनालिटीज़ होती है आपके घर पे, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्त में। कोई ऐसा होता है जिसके साथ रह के लगता है कि मेरा कुछ एलिवेशन हुआ है, जहन का, समझ का, स्पिरिचुअलिटी का, अल्लाह के ज़रा नज़दीक हो गया उसके साथ रह के, उसकी सोहबत में रहकर। कुछ होता है जो डार्कनेस में गिरा देता है आपको। तो फाइंड दोज पीपल जो आपको उठाएंगे अपने साथ। वो खुद भी उठेंगे, आपको भी उठाएंगे। बाकी कुछ ऐसे नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं, वो खुद बहुत पढ़ेंगे लेकिन आपको नहीं पढ़ने देंगे वो। तो वैसा सिस्टम है। फाइंड दीज गुड पीपल, बी अराउंड गुड पीपल। देर आर गोइंग टू बी पीपल हु विल नॉट हेल्प यू इन दिस प्रिपरेशन, देर आर गोइंग टू बी पीपल हु विल हेल्प यू अ लॉट।
बी अराउंड गुड पीपल, ज्वाइन सम लाइब्रेरी एज वेल, यहाँ से निकल कर लाइब्रेरी जाया करो। अगर आप यहाँ करानागर में रहते हो तो 2-3 लाइब्रेरीज बहुत अच्छी है इधर, तो वहाँ पर सीनियर्स भी है जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं 2-3 साल से, वो भी हेल्प करेंगे। हम भी यहीं पे होते हैं, सुबह आते हैं, शाम तक सारे टीचर इधर ही होते हैं। आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। बी अराउंड गुड पीपल, अच्छी सोहबत में रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इट्स अ वेरी वंडरफुल जर्नी। थोड़ा स्ट्रगल है मगर मज़ा है। जैसे होता ना, रमज़ान में स्ट्रगल होता है काफ़ी, भूख होती है, प्यास होती है। फिर कहते हैं कि रमज़ान का ऐसे मैंने सुना, एक आलिम ने कहा कि जब जन्नत में जाएंगे कल को, तो वहाँ सबसे बड़ी बुरी बात जो जन्नत की है वो है कि वहाँ आपको तकलीफ़ नहीं होगी। जो अल्लाह के लिए आप तकलीफ़ उठाते हो ना, प्यास और भूख की, वो तकलीफ़ ख़त्म होगी आपकी। इधर तकलीफ़ है, उसमें मज़ा है, वो मज़ा फिर वहाँ ख़त्म हो जाएगा। वो देयर विल नॉट बी एनी स्ट्रगल दैट यू हैव टू डू। तो वैसे ही ये तकलीफ़ जो आपको होगी इसमें, ये मज़े वाली तकलीफ़ है। कल को आप बता सकते हैं, जैसे मुझे अभी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने की अपने टाइम प्रिपरेशन में, जो मैं आज फ़ख्र से बोलता हूँ। जैसे देयर वाज दिस टाइम जब हमारा ये था, जब हमने फ्लैट लिया था करोल बाग के बिल्कुल एडजेसेंट में, उसमें गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और पहले वाले फ्लैट में कोई एसी नहीं था और तूफ़ान की गर्मी थी और आई वाज नॉट एबल टू स्टडी क्योंकि पसीना काफ़ी छूट रहा था एंड ऑल दैट, और मुझे आदत भी नहीं, पहली बार मैं घर से निकला था। और मेरे जो साथ में ये थे रूममेट्स, श्रीनगर का तो कोई था नहीं, जैसे गांव के थे, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि वो लोग कैसे रहते हैं, वो कैसे बात करते हैं और कैसा खाना खाते हैं। और उन्हें ऐसी सालन मुझे खिलाए जो मैंने ज़िंदगी भर नहीं खाए थे। कुछ काला सालन था, वो पता नहीं उसका सूप इतना काला था कि मैंने माँ को फ़ोटो भेजा कि ये क्या है, मैं खाऊं या नहीं। बोला हाँ ये ठीक है आप खाओ। अब पहली बार मैं ऐसे लोगों के साथ रह रहा था। देन आई फाउंड आउट कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि इतनी गर्मी थी। फिर मैंने क्या किया, मैं मेट्रो में चढ़ा। मैं मेट्रो में जाता था द्वारका से नोएडा, लगभग 1.5 घंटा लगता है उसमें। मेट्रो में एसी होता है आपको, तो मैं बैठा, मेट्रो में सीट ली और किताब ली और पढ़ने बैठा एनसीईआरटीज़। मैंने अपनी सारी एनसीईआरटीज़ मेट्रो में पढ़ी है, एसी के अंदर। द्वारका से नोएडा, नोएडा से द्वारका से मैं ऐसे चक्कर मारता था, एक मेट्रो में, फिर वहाँ से दूसरी मेट्रो में, फिर वापस मेट्रो में, फिर वापस मेट्रो। 4-5 घंटे में मेट्रो में उधर करता रहता था। और फिर मुझे बाद में पता चला कि मेट्रो में अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ता है। तो फिर मेरा वो इतनी बार मैंने वो एडिशनल चार्जेस दिए, वो मेरा दोस्त ही बन गया बंदा उधर। तो आई रियलाइज़ की जो व्हाट आई डिड। फिर वो अलग चीज़ होती है, क्वालिफाई नहीं होगा वो नहीं होगा, उसमें अल्लाह की मर्ज़ी में आपको खुश रहना चाहिए कि ठीक है जो काम ले रहा है वो ठीक है, पर स्ट्रगल किया है, मज़ा आया। तो उसमें काफ़ी इस स्ट्रगल में काफ़ी मज़ा है। सो एन्जॉय द जर्नी, दैट इज़ माई लास्ट सजेशन टू यू। कोई डिफरेंट नहीं है, यू जस्ट स्टडी फॉर IAS, KS खुद हो जाएगा आपका। सिर्फ KS में थोड़ा बहुत फिर जम्मू कश्मीर का टच होता है, ठीक है। और जो बच्चा इतना हिंदुस्तान और दुनिया के बारे में पढ़ेगा उसके लिए जम्मू कश्मीर कौन सी बड़ी बात है। वो एग्ज़ाम में आपको जम्मू कश्मीर का पूरा पेपर 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू में थोड़ा जम्मू कश्मीर के रिलेटेड ही होता है सारा, तो वो पढ़ लेना है। उसमें जैसे हम भी अभी हेल्प कर रहे हैं बच्चों को, इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, तो उनके डैफ के हिसाब से उनको जम्मू कश्मीर पे क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, हम 100-150 क्वेश्चंस का क्वेश्चनर बनाते हैं, फिर उसको भेजते हैं, वो तैयार करता है, उसी में से क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा मसला, KS इज़ नॉट एन इशू, स्टडी फॉर UPSC, KS हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।